अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी होलोजिक न्यूट्रिशन की वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एमडीके के अकॉर्डिंग तमाम जो टॉपिक है वो कवर किया जाएगा। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो चीज़ें शामिल है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। साथ में एक्सेसरी जो ऑर्गन्स है जो उसके साथ जुड़े हुए ग्लैंड्स वगैरह हैं तो उनका भी डिस्कस किया जाएगा। तो ये वाली वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ और इस तरह की दीगर वीडियोस अगर आप लोग चाहते हैं कि वन शॉट के अंदर तमाम एमडीके के टॉपिक्स कवर कराए जाएं तो बुक रीडिंग की थ्रू मेरा कोर्स ऑलरेडी मौजूद है जिसमें ये तमाम चैप्टर्स जो हैं कवर कराए जा रहे हैं। तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे रब्ता करके मेरे उस कोर्स को भी बाई कर सकते हैं जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1000 रखी गई, जिसमें फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों आपके कवर कराए जा रहे हैं। तो खैर चलते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। तो अगर हम हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें जिसमें से खाना गुजर कर जाता है, उसे कंप्लीट कहा गया है। कंप्लीट का मतलब कि इसकी दो ओपनिंग्स होंगी, एक माउथ की ओपनिंग होगी और एक एनस की ओपनिंग होगी। जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसे दूसरा ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहा जाता है। तो हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ट्यूब लाइक भी कह सकते हैं और इसे हम गट भी कह सकते हैं, और उसके अलावा इसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कह सकते हैं जिसकी दो ओपनिंग्स होंगी, माउथ और एनस। मज़ीद अगर हम बात करेंगे तो माउथ से ये शुरू हो रहा होता है और एनस पर एंड हो रहा होगा। तो अगर हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कुछ ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं जैसे कि पेनक्रियाज हो गए या लिवर हो गए जो कि हाजमे को आसान बना रहे होते हैं। तो अगर हम मज़ीद बात करेंगे तो मुख्तलिफ हिस्से हैं अलग अलग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जिनके अलग अलग काम होंगे हमारी होलोजिक न्यूट्रिशन से रिलेटेड। होलोजिक न्यूट्रिशन के अंदर स्टेप्स होते हैं जिससे कि इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, असिमिलेशन होगा और इजेशन होगा। तो मुख्तलिफ पार्ट्स इन कामों में जुड़े हुए हो सकते हैं। जैसे इंजेशन में हमारा माउथ जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के साथ कुछ ग्लैंड्स मौजूद हैं जैसे कि लिवर, पेनक्रियास, और माउथ के अंदर भी कुछ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिन्हें सिलाइवरी ग्लैंड्स कहा जाता है। तो ये खाने के हाजमे में मदद कर रहे होते हैं। अगर हम पार्ट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला पार्ट जो है वो माउथ आ जाता है। इसके अंदर के हिस्से को ओरल कैविटी कहा जा रहा है या बकल कैविटी कहा जा रहा है। फिर माउथ के बिहाइंड एक पार्ट मौजूद होता है जिसे फेरेंक्स कहा जाता है। फेरेंक्स में खाना भी आ रहा होता है और हवा भी आ रही होती है। फेरेंक्स के बाद जो ट्यूब है हवा वाली वो अलग हो जाती है और खाने वाली ट्यूब जो कि एसोफेगस है वो अलग होती है। एसोफेगस जो है सांस वाली नाली की बिहाइंड में मौजूद होती है। फिर उसके बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की ओपनिंग जो कि एनस कहलवाएगी। जो ग्लैंड्स मौजूद हैं सिलाइवरी ग्लैंड्स, ये ओरल कैविटी में मौजूद हैं। लिवर और पेनक्रियास जो है ये हमारे एब्डोमेन में मौजूद हैं। तो तमाम चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर इनकी पोजीशन के बारे में देखते हैं तो स्टमक लेफ़्ट साइड पर मौजूद होता है हार्ट के करीब, और जो लिवर होता है वो राइट साइड पर मौजूद होता है। स्टमक के ही बिहाइंड जो है या नीचे समझ लें पेनक्रियास जो है वो मौजूद होती है जो कि फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में अटैच हो रही होती है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आगे चल करके लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ जाती है जो कि यहाँ पर इन्होंने ग्रीन कलर से ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ। तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन पूरी सी, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट हिस्सा जिसे रेक्टम कहा जाएगा, और रेक्टम की ओपनिंग को एनस जो है कहा जाएगा। तो तमाम पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करते ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो सके। तो अब हम बात करने वाले ओरल कैविटी के हवाले से। मुंह के अंदर का हिस्सा ये ओरल कैविटी कहलवाएगा। ओरल कैविटी जो है दो जबड़ों की वजह से बनती है, एक ऊपर वाला जबड़ा होता है और दूसरा नीचे वाला जबड़ा होता है। तो हमारे जास के दरमियान ये पार्ट मौजूद है। ओरल कैविटी के अंदर की तरफ अगर हम देखते हैं तो नीचे की तरफ टंग जो है वो मौजूद है, और ओरल कैविटी का जो ऊपर वाला हिस्सा है जो रूफ है उसमें दो चीज़ें मौजूद है। एक हिस्सा जो है वो है हार्ड पैलेट जो कि फ्रंटल पार्ट होगा, और बिहाइंड में मौजूद होगा सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट जो है ये बोनी स्ट्रक्चर होता है, जबकि सॉफ्ट पैलेट जो है वो मसल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। सॉफ्ट पैलेट के मिडल में एक मस्कुलर पार्ट जुड़ा हुआ होता है जिसे यूविला कहा जाता है। एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है। मज़ीद अगर हम बात करेंगे साइड पर जो है वो चीक्स वगैरह मौजूद होते हैं, और इस ओरल कैविटी के बिहाइंड में जो है फेरिंक्स मौजूद होता है। पोस्टेरली का जब भी लफ्ज़ आएगा तो इसका मतलब होगा पीछे की तरफ। हमारे जो दोनों जबड़े हैं, दोनों जाज जो हैं, उनके साथ जो है हमारे टीथ जो है वो जुड़े हुए हैं जिनका काम खाने को तोड़ने का होगा। तो सबसे पहले ये हमारे टीथ जो है मैकेनिकल डाइजेशन जो है ओरल कैविटी में कर रहे होंगे। हमारा ऊपर वाला जबड़ा जो है वो फिक्स्ड होता है
और जो हमारा नीचे वाला जबड़ा होता है वो मूवेबल होता है। ऊपर वाली जगह को मैक्सिला कहा जाता है और नीचे वाली जगह को मैंडिबल कहा जाता है। तो जब हम बात कर रहे होते हैं तभी हमारा नीचे वाला जगह जो है वो मूवमेंट कर रहा होता है। यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर ग्रेप लाइक मौजूद है जिसे यूइला कहा जा रहा है। अब अगर हम हमारे दांतों के हवाले से बात करें तो हमारे दांत जो है वो हमारे जाज़ में लगे हुए होते हैं, अपर जा और लोअर जा में लगे हुए होते हैं। अब इन जाज़ में भी खाने बने हुए होते हैं, इस तरह से खाने जो है वो मौजूद होते हैं। इस खाने के अंदर हमारे दांत का जो है रूट जो है वो अंदर मौजूद होता है। तो इस कंडीशन को थेकोडोंट जो है कहा जाता है। अब हमारे पास दो सेट जो हैं वो दांतों के पूरी ज़िंदगी में मौजूद होते हैं। एक सेट हमारे पास जो है वो मिल्क टीथ का मौजूद होता है जिसमें 20 दांत जो है वो मौजूद होते हैं। इसी कंडीशन को दूसरा हम डेसीडियस भी कह रहे होते हैं। और दूसरे हमारे पास जो है परमानेंट टीथ होते हैं जिनकी तादाद 32 होती है। अब जिन जानवरों में दो तरह के सेट मौजूद होंगे इस कंडीशन को डिफाइडोंट जो है कहा जाएगा। तो हमारे पास ये जो 20 दांत होंगे मिल्क टीथ के ये चले जाते हैं, उनकी जगह पर परमानेंट टीथ जो है वो चले आते हैं। अब जो हमारे दांत होते हैं वो अलग अलग शेप के और साइज़ के मौजूद होते हैं। इस कंडीशन को हेट्रोडोंट कहा जाता है। तो हमारे अलग अलग दांत हमारे अलग अलग कामों में इन्वॉल्व होंगे खाने के हिसाब से। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग खाने को सिंपली कट कर रहे हैं तो हमारे ये सामने वाले दांत इंसिजर्स जो है वो मदद करेंगे। अगर हम लोग किसी चीज़ को जो है काट रहे होंगे तो उस दौरान हमारे पास नोकीले दांत भी मौजूद हैं जो इस काम में हमारी मदद करेंगे। और अगर हम किसी चीज़ को चबा रहे हैं तो हमारे पास कुछ दांत मौजूद हैं जिन्हें मोलर्स और प्री मोलर्स कहा जा रहा है, तो वो इस काम में मदद कर रहे होते हैं। तो अगर हम हमारे परमानेंट टीथ की बात करें तो इसके अंदर जो दांत मौजूद हैं इंसिजर्स जो हैं वो 8 होते हैं। केनाइन जो है नोकीले दांत वो हमारे 4 होते हैं। प्री मोलर्स हमारे 8 होते हैं और मोलर्स हमारे जो हैं वो 12 मौजूद होते हैं। तो 3 इस तरफ मौजूद है, 3 इस तरफ, 3 यहाँ मौजूद है और 3 यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे पास 12 जो है वो मोलर्स होंगे। और मोलर्स के बारे में लिखा हुआ है कि इनका कोई भी पहले मिल्क टीथ जो है शुरू में मौजूद नहीं था, यानी कि ये मिल्क टीथ को रिप्लेस करते हुए नहीं आए। जो 12 हमारे पास मोलर्स है उनसे पहले कोई दांत मौजूद नहीं था, जबकि इससे पहले वाले जो दांत हमारे पास रहे हैं यानी कि इंसिजर्स, केनाइन्स और प्री मोलर्स, ये बच्चों की दांतों को रिप्लेस करके आ रहे होते हैं, लेकिन मोलर्स किसी को रिप्लेस करके नहीं आते। तो इंसिजर्स जो है वो कटिंग के लिए होते हैं। इनका जो है सीधा जो है शार्प एज होता है, यानी कि ये हमें सीधे सीधे नज़र आ रहे होते हैं और ये खाने को छोटे से टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लेकिन शार्प और नोकीले दांत जो होते हैं उन्हें कैनाइन्स कहा जा रहा होता है, जो कि खाने को तोड़ने के लिए और खींचने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो गोश्त के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। प्री मोलर और मोलर्स जो है ये ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल होंगे, चबाने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अगर टंग की बात की जाए तो ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और ये हाइड बोन के साथ जुड़ा होता है और दूसरा ये ओरल कैविटी के फ्लोर के साथ में भी जुड़ा होता है। अगर हम बात करेंगे तो पीछे से और मिडल से तो ये जुड़ा हुआ है, लेकिन सामने वाले हिस्से से ये फ्री होता है। तो टिप से ये फ्री हो रहा और टिप इसकी जो है वो मूवमेंट भी कर रही होती है। इसके अपर सरफेस पे काफ़ी सारे हिस्से निकले हुए हमें नज़र आते हैं जिन्हें पेपिलाई जो है कहा जा रहा है। और इन पेपिलाई के अंदर नर्व एंडिंग्स जो है वो मौजूद होते हैं, यानी न्यूरॉन्स के आखिरी हिस्से जो है वो मौजूद होते हैं जो कि जायके को महसूस करने का काम कर रहे होते हैं। इसके निचले हिस्से में मेम्ब्रेनेस कुछ देखने को मिलती हैं जिन्हें हम फ्रीन्यूलम जो है कह रहे होते हैं। टंग जो है मस्टिकेशन में मदद करती है। मस्टिकेशन में किस तरह से मदद करती है, खाने को चबाने में कैसे मदद करती है, खाने को ये मिक्स कर रही होती है सिलाइवा के साथ। जब खाना सिलाइवा के साथ मिक्स हो रहा होता है तो आसानी से फिर तोड़ा जा सकता है। फिर खाने को नीचे भेज रही होती है तो स्वॉलोइंग में भी मदद करी और टेस्ट में और स्पीच में भी मदद करी होती है। अब हम ओरल कैविटी में मौजूद तीसरे हिस्से का जिक्र करें जो कि हैं सिलाइवरी ग्लैंड्स। जब कभी हम खाने के बारे में सोचते हैं, भले वो किसी भी जायके का खाना हो, यहाँ पर स्पाइसी फूड लिखा हुआ है, किसी भी खाने के बारे में अगर हम सोचते हैं और अगर वो खाना डिलीशियस है तो हमारे मुंह के अंदर पानी आ जाता है। ये जो मुंह के अंदर पानी आ रहा है वो एक्चुअली सिलाइवा होता है। खाने के हमारे मुंह में दाखिल होने से पहले ही सिलाइवा प्रोड्यूस हो जाता है। तो हमारे मुंह में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, सिलाइवरी ग्लैंड्स, और ये सिलाइवरी ग्लैंड्स जो है सिलाइवा को रिलीज़ कर रहे होते हैं। और खाने के आने से पहले भी सिलाइवा इसलिए आ जाता है ताकि खाना आसानी के साथ में डाइजेस्ट हो सके। अब सिलाइवा के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हो सकती हैं। सिलाइवा के अंदर म्यूकस मौजूद हो सकता है और म्यूकस खाने को गीला रखने में, ल्यूब्रिकेट करने में मदद कर रहा होता है। यहाँ पर उन्होंने म्यूकिन लिखा हुआ है। म्यूकिन दरअसल प्रोटीन होता है जो पानी में मिक्स होकर के जो है उसे चिपचिपा बना रहा होता है, स्लिपरी बना रहा होता है। तो म्यूकिन प्रोटीन की वजह से पानी जो है वो म्यूकस में बदल जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे मज़ीद तो एंजाइम भी सिलाइवा में मौजूद हो सकता है जिसे हम सिलाइवरी अमाइलेज कह रहे हैं।
अमाइलेज जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा होता है, तो ये सलाइवा में मौजूद है तो सलाइवरी अमाइलेज कहा जाएगा। लेकिन ये पार्शली डाइजेशन स्टार्च की कर रहा होता है, तो स्टार्च को पार्शली ये माल्टोज में तोड़ रहा होता है। उसके अलावा सलाइवा जरासीमों को मारने का भी काम करती है, बैक्टीरिया को किल करने का भी काम कर रही होती है। तो इसके अंदर एंजाइम मौजूद होता है, लाइजोजाइम, जो कि जरासीमों को मारने का काम करेगा। क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज मौजूद है तो यहाँ पर केमिकल डाइजेशन जो है वो भी यहाँ पर होगी ओरल कैविटी के अंदर। तो अगर हम सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर मौजूद होते हैं आमतौर पर। हम कह सकते हैं कि 6 जो है सलाइवरी ग्लैंड्स जो है मौजूद होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स ये हमारे कान के जो है नीचे मौजूद होते हैं, तो हमारी एक चीक की तरफ वो दूसरी चीक की तरफ जो है ये मौजूद होंगे पैरोटिड ग्लैंड्स। हमारी ज़ुबान के नीचे जो है सब लिंगुअल ग्लैंड्स जो है वो मौजूद रहेंगे। और लोअर जा के बेस पर जो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है वो मौजूद रहेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे गाल के पास या हमारे कानों के नीचे पैरोटिड ग्लैंड्स तो अपोजिट साइड पर भी मौजूद होंगे। हमारे लोअर जा के पास जो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड और हमारी ज़ुबान के नीचे जो है सब लिंगुअल ग्लैंड जो है मौजूद है। तो ये 3 जो है एक तरफ मौजूद होंगे, 3 दूसरी तरफ जो है मौजूद होंगे और इनमें से निकलेगा सलाइवा जो कि खाने के डाइजेशन में मदद करेगा। सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में लिखा हुआ है कि इनको कंट्रोल करना जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। तो सलाइवा का प्रोड्यूस होना भी ये हमारा इनवॉलंटरी एक्शन होता है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो सलाइवा का अमाउंट जो है एक इंसान के अंदर वो कांस्टेंट रहता है और कहा जाता है कि आमतौर पर एक इंसान जो है 24 आवर्स के अंदर 1 से लेकर के 1.5 लीटर तक का सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो 24 घंटों में 1 लीटर या 1.5 लीटर का सलाइवा हमारे माउथ में प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब हम बात करते हैं फेरेंक्स के बारे में। फेरेंक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये सामने से ओरल कैविटी और नेज़ल कैविटी के साथ में जुड़ा हुआ होता है और पीछे से ये एसोफेगस और लेरिंक्स के साथ जुड़ा होता है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर नाक से आने वाली है या ओरल कैविटी से आने वाली है वो फेरेंक्स में जाएगी और फेरेंक्स के बाद ही वो चीज़ें एसोफेगस में या लेरिंक्स में जाने वाली होंगी। अगर आप फेरेंक्स की बात करते हैं तो फेरेंक्स जो है जो लिक्विड्स होंगे या सॉलिड्स होंगे, जो फूड होगा उन्हें एसोफेगस में या जिसे गुलेट कहें उसके अंदर भेज रहा होता है और हवा को जो है ये ट्रेकिया में भेज रहा होता है या ट्रेकिया से निकाल रहा होता है। ट्रेकिया को दूसरा हम विंड पाइप भी कह रहे हैं। तो जब हम लोग ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो हवा का आना जाना जो है वो फेरेंक्स में हो रहा होगा ट्रेकिया से। फेरेंक्स के बारे में मज़े लिखा हुआ है कि ये हमारे मिडल ईयर के साथ में भी कनेक्टेड होता है। हमारे कान के भी 3 हिस्से होते हैं, एक आउटर ईयर होता है, फिर मिडल ईयर होता है, फिर इनर ईयर होता है। मिडल ईयर से एक ट्यूब आ रही होती है जिसे यूस्टेशन ट्यूब कहा जाता है। ये यूस्टेशन ट्यूब जो है फिर फेरेंक्स में चली जाती है। तो यूस्टेशन ट्यूब का काम ये होता है कि एयर प्रेशर जो कान पे बनेगा, एयर ड्रम पर बनेगा, उसे कंट्रोल करने का काम होगा कि ज़्यादा एयर प्रेशर अगर हो तो वो हवा जो है यूस्टेशन ट्यूब के ज़रिए से बाहर चली जाए। तो इस तरह से यूस्टेशन ट्यूब एयर प्रेशर को मेंटेन कर रही है और ये फेरेंक्स के साथ और मिडल ईयर के साथ में कनेक्टेड होगी। कि अगर हम बात करेंगे तो ये मिडल ईयर को आउटर ईयर से अलग करने का काम कर रहा होता है। मज़ीद लिखा है कि फेरेंक्स के अंदर जो मसल्स मौजूद होती है जो खाने को निगलने में मदद कर रही हैं, वो हमारे पास 3 मसल्स होती हैं जिन्हें फ्रेंजियल कंस्ट्रक्टर्स जो है कहा जाता है। तो इसके अंदर सबसे ऊपर वाली जो होंगी उन्हें सुपीरियर कंस्ट्रक्टर कहा जाएगा, फिर सबसे नीचे वाली जो होगी उन्हें इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर कहा जाएगा और जो बीच वाली होगी उसे मिडिल कंस्ट्रक्टर जो है कहा जाएगा। मज़ीद लिखा है यही मसल्स आपस में जुड़ करके फेरेंक्स के स्ट्रक्चर को बना रही होती। तो फेरेंक्स का जो पीछे वाला हिस्सा है, फेरेंक्स की जो साइड्स हैं, वो इन्हीं मसल्स का बुनियादी तौर पर बना होता है। तो ये प्राइमरी मस्कुलेचर होती हैं, प्राइमरी मसल्स होती हैं जो फेरेंक्स को बना रही होती हैं। अब हम बात करने वाले स्वॉलोइंग के हवाले से। जब खाना अच्छी तरह से चबाया जा चुका है, जब खाना अच्छी तरह से सलाइवा के साथ में मिक्स हो चुका है, तो ओरल कैविटी में खाना जो है अब एक बाल लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है जिसे बोलस कहा जाता है। तो बोलस एक सॉफ्ट ल्यूब्रिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। अब ज़ुबान जो है उसे पीछे की तरफ मूव करेगी और फेरेंक्स में दाखिल देगी। इस प्रोसेस को स्वॉलोइंग या डीग्लूटेशन जो है कहा जाएगा। तो डीग्लूटेशन एक ऐसा प्रोसेस होगा, स्वॉलोइंग एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें बोलस जो है सॉफ्ट बाल लाइक स्ट्रक्चर जो है खाना जो है आपका वो फेरेंक्स में दाखिल हो रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है। हाँ, ज़ुबान का इसे फेरेंक्स में भेजना ये वॉलंटरी एक्शन होता है, लेकिन फिर आगे के जो मामला होंगे वो इनवॉलंटरी एक्शन में आ जाते हैं। तो खाने के निगलते हुए वक्त मेस्टिकेशन जो है वो आर्जी तौर पर बंद हो जाती है, यानी जब आप खाना निगल रहे होते हो तो चबाना जो है उस टाइम पे आर्जी तौर पर बंद हो जाता है और हमारा एयर पैसेज वे जो है वो भी आर्जी तौर पर बंद हो जाता है। तो बोलस जो है वो ज़ुबान की मदद से फेरेंक्स में पहुँचेगा। और एक चीज़ ये भी जिक्र की जा रही है कि बोलस ऊपर की तरफ ना चला जाए, नेज़ो फेरेंक्स में ना चला जाए। तो इसके लिए मामला ये रहता है कि सॉफ्ट प्लेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा ऊपर चला आता है।
और इस तरह से जो है फिर बोलस जो है नेज़ोफेरेंक्स में नहीं जा रहा होता। तो जब फेरेंक्स में ये बोलस पहुंच चुका होता है, लेरिंक्स थोड़ा सा ऊपर और आगे की तरफ आ जाता है और एपिग्लोटिस का एक कवरिंग जो होता है वो लेरिंक्स को बंद कर देता है, ताकि खाना जो है लेरिंक्स में ना चला जाए, बल्कि खाना जो है बोलस जो है वो पीछे की ओपनिंग यानी कि एसोफेगस में चला जाए। अब हम बात करने वाले हैं पेरिस्टालिसिस के हवाले से। पेरिस्टालिसिस जो है ये खाने की मूवमेंट होती है। तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं, जिसके नतीजे में हमारा जो खाना होता है वो फिर आगे जा रहा होता है। तो बात यहाँ पे बयान की जा रही है कि जब भी आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो आपको आपके एब्डोमेन में मूवमेंट महसूस हो रही होती है। तो ये एक वेव लाइक इन्वॉलंटरी रिदमिक मूवमेंट होती है, जो कि रिलैक्सेशन और कंट्रक्शन ऑफ मसल्स की वजह से हो रही होती है। तो पेट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से खाना जो है वो आगे पहुंचाया जाता है। तो इस पेरिस्टालिसिस के वजह से लिखा हुआ कि यही मूवमेंट हमारी और ट्यूब्स के अंदर भी हो रही होगी और सिस्टम्स के अंदर भी हो रही होगी। अगर हम हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर बात करें तो फेरेंक्स से ये वाली जो है स्टार्ट हो रही होती है मूवमेंट। उसके बाद खाना जो है एसोफेगस में जाएगा और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के एंड तक ये मूवमेंट होती रहेगी। सबसे कम जो मूवमेंट हो रही होती है वो रेक्टम में हो रही होती है और बाकी के हिस्सों में पेरिस्टालिसिस हो रही होती है, जिसकी वजह से ही खाना जो है आगे जा रहा होता है। तो एलिमेंट्री केनाल यानी कि हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर कुछ मसल्स मौजूद होते हैं। तो वो एक्चुअली स्मूथ मसल्स होती हैं और स्मूथ मसल्स इन्वॉलंटरी होती हैं और उन्हें कंट्रोल करने के लिए भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है मौजूद होता है। तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दो तरह की मसल्स होते हैं। अंदरूनी मसल्स जो होती हैं वो सर्कुलर मसल्स होती हैं और जो आउटर लेयर होती है वहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती हैं। अब यहाँ पर बात बयान की जा रही है कि जिस वजह से पेरिस्टालिसिस जो है शुरू होती है वो बोलस होता है। तो बोलस जब भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर गट के अंदर आएगा तो इस वजह से एक दबाव जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे पड़ेगा, एक डिस्टेंशन जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे पड़ेगी। इस डिस्टेंशन की वजह से, इस दबाव की वजह से, जो बोलस की वजह से होगा, जो सर्कुलर मसल्स होंगी वो रिलैक्स हो जाती हैं और सर्कुलर मसल्स जब रिलैक्स हो जाती हैं उस दौरान जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ट्यूब जो है वो शॉर्ट हो जाएगी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जब शॉर्ट होगा तो बोलस आसानी से नीचे जा पाएगा। तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स शॉर्ट हो जाएंगी और सर्कुलर मसल्स जो इनर मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। फिर जो बोलस के बिहाइंड में सर्कुलर मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, इससे पीछे से एक दबाव पड़ेगा और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स उस दौरान जो है रिलैक्स हो जाएगी। इस तरह से एक फोर्स जो है बोलस के ऊपर लगती रहेगी जो उसे पीछे धकेल रही होगी। यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि जो फुट का मास मौजूद है, जो बोलस मौजूद है, उसके बिहाइंड में जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से इस बोलस के ऊपर दबाव पड़ेगा और ये नीचे आने की करेगा और उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और इस वजह से फुट जो है आगे जाएगा। और जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही होंगी तो उस दौरान सर्कुलर मसल्स जो हैं वो रिलैक्स रहेंगी। फिर सर्कुलर मसल्स और कॉन्ट्रैक्ट होंगी और इस वजह से जो फुट होगा वो और ज़्यादा जो है आगे की तरफ आता रहेगा। अब हम बात करते हैं एंटी पेरिस्टालिसिस के हवाले से। यहाँ पर ये बयान किया जा रहा है कि कभी कभार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि ओवर ईटिंग करते हुए आपको फिर पेट के अंदर एबनॉर्मल मूवमेंट जो है महसूस होती है। पेट के अंदर ऐसा महसूस होता है कि आपके पेट से जो है चीज़ बाहर आने वाली हो। इस एहसास को जो है नौसिया कहा जाता है। और जब गट में से चीज़ें बाहर आ जाए माउथ के ज़रिए से, इस चीज़ को फिर वॉमिटिंग कहा जाता है, जिसे हम आमतौर पर उल्टी कह रहे होते हैं। अब इसकी कई सारी वजूहत हो सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंशन हो रही है, बहुत सारा दबाव पड़ रहा है हमारे इस गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर, जीआईटी की इरिटेशन हो रही है, या कोई पॉइजनस फूड हमने खा लिया है, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो चुकी है, या कोई टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह हमने खा लिए, तो मुख्तलिफ वजूहत से ये चीज़ हो सकती है। तो ये जो है हमारे पास रिवर्स इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है स्मूथ मसल्स की। मज़ीद लिखा है इस प्रोसेस के दौरान कि स्टमक जो है वो स्क्वीज्ड होता है, स्टमक जो है उसके मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उसके अलावा गैस्ट्रोफरेंजियल स्फिंक्टर जो रास्ता होता है स्टमक और एसोफेगस के दरमियान में वो रिलैक्स हो जाता है और जो स्टमक के मटेरियल होता है, स्टमक के अंदर जो चीज़ें होती हैं फिर वो ऊपर आना शुरू हो जाती हैं एसोफेगस के ज़रिए से और इसे हम वॉमिटिंग कह रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं एसोफेगस के हवाले से, जो कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और फिर वो बोलस को फेरेंक्स से स्टमक में लेकर जाता है। तो अगर हम पोजीशन के हिसाब से बात करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड और ट्रेकिया इन दोनों के बीच में ये मौजूद होता है। सामने इसकी ट्रेकिया होती है और पीछे इसके स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर म्यूकस मौजूद होता है, जिसकी वजह से खाना आसानी के साथ, बोलस आसानी के साथ जो है नीचे जा सकता है। और उसके अलावा पेरिस्टालिसिस की मूवमेंट होती है जो खाने को धकेल रही होती है, बोलस को धकेल रही होती है स्टमक के अंदर।
उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो स्टमक जो है डायाफ्रेम से गुजरता है और फिर स्टमक में वो दाखिल होता है। तो इसोफेगस के अंदर ना कोई मैकेनिकल डाइजेशन हो रही होती है और ना ही यहाँ पर कोई केमिकल डाइजेशन हो रही होती है। तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के 3 हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं हो रही, फेरिंक्स, एसोफेगस और लार्ज इंटेस्टाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टमक के बारे में बात करते हैं। अगर हम स्टमक के स्ट्रक्चर का जिक्र करें तो ये जे शेप का होता है, मसल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको मस्कुलर कह रहे हैं। और दूसरा हम इसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर कह रहे हैं, यानी कि इसके अंदर चीज़ें जमा हो सकती हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो ये सामने से, मतलब कि पहले इसकी जो हिस्सा आ रहा है वो है एसोफेगस, और उसके बाद जो हिस्सा आ रहा है, पीछे जो हिस्सा होगा वो होगा डुडेनम, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पहले ये एसोफेगस के साथ जुड़ा हुआ है और फिर ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर की तरफ लेफ़्ट साइड पर मौजूद होता है। हमारी एब्डोमिनल कैविटी में ही ऊपर की तरफ राइट साइड पर हमारा लिवर मौजूद होता है। तो ये लेफ़्ट साइड पर स्टमक जो है लोकेटेड होता है और डायाफ्रेम के नीचे जो है ये मौजूद होता है। मज़ीद अगर हम स्टमक के बारे में बात करते हैं तो एसोफेगस में से जो फूड आएगा, बोलस आएगा, वो स्टमक में पहुंचेगा। और अब जब चीज़ स्टमक में पहुंच चुकी होगी तो कुछ वाल्व्स होते हैं जिन्हें हम कार्डियक स्फिंक्टर कह रहे हैं और पाइलोरिक स्फिंक्टर कह रहे होते हैं। कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ एसोफेगस और स्टमक के दरमियान में मौजूद होता है और पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान मौजूद होता है। तो ये स्टमक में आने वाली चीज़ों को वापसी जाने से रोकने का काम कर रहे होते हैं। बैकवर्ड फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, यानी स्टमक में जो चीज़ें हैं उन्हें वापसी जाने से रोक रहे होते हैं, वापसी और आगे जाने के लिए। स्टमक के बारे में बात करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम का इसे अहम ऑर्गन कहा गया है। मैकेनिकल डाइजेशन भी यहाँ पर हो रही है और केमिकल डाइजेशन भी यहाँ पर हो रही है। स्टमक की मूवमेंट की वजह से मैकेनिकल डाइजेशन होगी और स्टमक में मौजूद केमिकल्स की मदद से केमिकल डाइजेशन यहाँ पर होगी। खाना यहाँ पर कई घंटों के लिए मौजूद रहेगा और फिर मुसलसल कई घंटों तक मौजूद होने के बाद फूड जो है पेस्ट लाइक बन जाता है और इसे हम काइम कह रहे होते हैं। याद रखिएगा, ये काइम जो है ये एसिडिक होता है क्योंकि स्टमक के अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट मौजूद होता है। मज़ीद अगर हम स्टमक के अंदरूनी हिस्सों की बात करें तो स्टमक को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला हिस्सा से कार्डिया कहेंगे, फूड जो दाखिल होता है वो कार्डिया में पहले दाखिल होता है, फिर उसके बाद फंडस और फिर उसके बाद कॉर्पस और लास्ट वाला जो पार्ट होगा वो पाइलोरिस कहलवाएगा। तो एसोफेगस जो होता है वो कार्डिया में खुलता है और यहाँ पर जो वाल्व मौजूद होगा वो कार्डिक स्फिंक्टर होगा। फिर फंडस जो है वो ऊपर का कर्व्ड पार्ट होगा और फिर फंडस की वॉल जो है वो रिलैक्स हो सकती है ताकि हमारे अंदर जो फूड दाखिल हो रहा है उसके अमाउंट को एडजस्ट कर सके। मज़ीद इस फंडस के बारे में लिखा हुआ है कि इस फंडस के अंदर गैस बबल जो है आ सकता है। असल में जब भी हम लोग खाना खा रहे होते तो खाना खाने के दौरान में हवा भी हम लोग दाखिल कर लेते हैं, तो हवा का ही बबल जो है यहाँ पर बन सकता है। मज़ीद अगर हम बात करेंगे स्टमक का सबसे बड़ा पार्ट, तो ये सवाल हो सकता है कि स्टमक का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होगा, तो वो सेंट्रल पार्ट जिसे कॉर्पस कहा जा रहा है या बॉडी कहा जा रहा है, तो वो स्टमक का सबसे बड़ा पार्ट होगा और मेनली वही स्टोर कर रहा होता है इंजेस्टेड फूड को। और उसके बाद जो लोअर पार्ट होगा स्टमक का उसे पाइलोरिस कहा जाएगा और फिर पाइलोरिस के ही ज़रिए से स्टमक का जितना भी कंटेंट होगा वो डूडोनिम में चला जाएगा और वाल्व की ओपन होने से ये मामला होगा जब पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो ओपन होगा। तो यहाँ पर आप लोग स्टमक के हिस्सों को भी देख सकते हैं, अंदरूनी हिस्सों को। तो सबसे पहले ये कार्डिया वाला पार्ट, फिर ऊपर का कर्व्ड पार्ट जिसे फंडस कहा हुआ है और फिर उसके बाद बड़ा सा हिस्सा, ये तकरीबन यहाँ तक बड़ा सा हिस्सा जो कि बॉडी हो गया। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट जो है वो पाइलोरिस हो गया। तो पाइलोरिस में आपको पाइलोरिक स्फिंक्टर देखने को मिलेगा, उसके अलावा आपको कार्डिया वाले रीजन में कार्डियक स्फिंक्टर जो है देखने को मिलेगा। तो ये स्टमक की इंटरनल एनाटॉमी को हमने जिक्र कर लिया कि वो इंटरनल कितने हिस्सों में डिवाइडेड है। फिर अब हम बात करते हैं कि स्टमक में कितनी लेयर्स मौजूद होती हैं। तो स्टमक की जो वॉल होती है उसमें यूजुअली 4 लेयर्स मौजूद होती हैं और ये 4 लेयर्स वही होती हैं जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में मौजूद होती हैं ऑलरेडी। अब सबसे अंदरूनी लेयर जो स्टमक के अंदर वाली लेयर है उसे म्यूकोसा कहा जाता है। याद रखिएगा, ये म्यूकोसा जो होता है ये म्यूकस प्रोड्यूसिंग लेयर होती है। तो ये थिक और इसके अंदर काफ़ी सारे ट्यूबुलर ग्लैंड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। फिर म्यूकोसा के बाद उसके अंदर की तरफ एक लेयर मौजूद होगी जिसे सब म्यूकोसा कहा जाएगा। इस सब म्यूकोसा में ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह मौजूद हो सकती है। सब म्यूकोसा के अंदर की तरफ एक लेयर और मौजूद हो सकती है जिसे मस्कुलर एक्सटर्ना जो है कहा जाता है।
ये भी थिक होती है और इसकी कुछ जगहों पर स्मूथ मसल्स की 3 लेयर्स मौजूद हो सकती हैं और ये जो 3 लेयर्स होती हैं ये आमतौर पर विजिबल नहीं होती। अब जो मस्कुलस एक्सटर्ना यानी कि जो थर्ड लेयर है उसके अंदर मौजूद स्मूथ मसल्स हैं जो सबसे इनर मोस्ट होती हैं वो ऑब्लिक होती हैं, थोड़ी सी तिरछी होती हैं। मिडल वन जो होती हैं वो सर्कुलर होती हैं और आउटर जो मसल्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, यानी कि इस तरह से वो लंबी मौजूद होती हैं। उसके अलावा इस लेयर के अंदर मस्कुलस एक्सटर्ना में कोई भी ग्लैंड्स वगैरह मौजूद नहीं होते और सबसे बाहर वाली स्टमक की जो खाल होगी, जो फोर्थ और आउटर मोस्ट लेयर होगी, वो थिन लेयर होती है और उसे सेरोसा जो है कहा जाता है। तो सेरोसा जो है एक ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड जो है वो सीक्रेट कर रहा होता है जो स्टमक की मूवमेंट के दौरान होने वाली फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम कर रही है। अब यहाँ पर कई सारे एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर कौन सी लेयर में जो है वो 3 स्मूथ मसल्स की लेयर मौजूद होती है, तो मस्कुलरस में जो है वो 3 लेयर्स मौजूद होती है। कौन सी जो है वो फ्लूइड सीक्रेट करती है ताकि फ्रिक्शन ना हो सके, तो सेरोसा जो है वो फ्लूइड सीक्रेट कर रही होती है। और उसके अलावा सबसे अंदरूनी लेयर कौन सी है, तो म्यूकोसा सबसे अंदरूनी लेयर होती है स्टमक की और उसके अंदर कई सारे ट्यूबुलर ग्लैंड्स भी मौजूद होती है। ब्लड वेसल्स वगैरह कौन सी लेयर में मौजूद होती है, तो सब म्यूकोसा के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स वगैरह मौजूद होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो स्टमक की सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी वो होगी सेरोसा और सबसे अंदरूनी लेयर जो होगी वो होगी म्यूकोसा। तो स्टमक की सबसे अंदरूनी लेयर वो म्यूकोसा जो कि अंदर की तरफ हमें नज़र आ रही होगी। म्यूकोसा के बाद वाली लेयर जो होगी वो सब म्यूकोसा होगी और उसके बाद वाली जो लेयर होगी वो हमारे पास म्यूकुलरस एक्सटर्ना जो है वो मौजूद होगी। तो सेरोसा के नीचे जो लेयर मौजूद होगी वो मस्कुलरस एक्सटर्ना जो है वो मौजूद होगी। अब यहाँ मज़ीद लिखा हुआ है कि अगर एक स्टमक खाली होता है तो वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्टेड हमें नज़र आ रहा होता है और उसके अंदर जो म्यूकोसा की लेयर होती है, जो अंदरूनी लेयर होती है, उसमें भी कई सारे फॉल्ट आ चुके होते हैं और उन फॉल्ट्स को र्यूगाई जो है कहा जाता है। अब ये फॉल्ट्स क्यों आए हैं, क्योंकि म्यूकोसा के नीचे एक और लेयर मौजूद होती है जो कि म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के बीच में मौजूद होती है जिसे मस्कुलरस म्यूकोसाई कहा जाता है। तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है जिस वजह से म्यूकोसा में भी हमें जो है फॉल्ट नज़र आ रहे होते हैं और उसके अलावा सब म्यूकोसा जो है उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन हुई होती है। अब ये जो फॉल्ट बने ये आर्जी तौर पर बने हुए, जब स्टमक खाने से भर जाएगा तो ये फॉल्ट जो है फिर इससे ख़त्म हो जाएगी क्योंकि स्टमक जो है फिर फैल चुका होगा। मज़ीद अगर हम बात करेंगे तो स्टमक के सरफेस पर कई सारे हमें अंदर जाती हुई जगहें नज़र आती हैं जिन्हें गैस्ट्रिक पिट्स कहा जाता है। तो ये गैस्ट्रिक पिट्स जो हैं ये फुनल शेप की हैं, यानी ऐसे अंदर गए हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनके साथ जो है फिर ग्लैंड्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास स्टमक की अंदरूनी लेयर होती है म्यूकोसा, तो वो इस तरह से हमें नज़र आ रही होती है और इसके अंदर आपको ये अंदर जाते हुए नज़र आ रहे हैं इससे, जिन्हें गैस्ट्रिक पिट्स कहा जा रहा है। और उन गैस्ट्रिक पिट्स में जो है वो ग्लैंड्स मौजूद है जो कि सीक्रेशन करेंगे मुख्तलिफ केमिकल्स की। म्यूकोसा के बारे में मज़ीद लिखा हुआ है कि म्यूकोसा में म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स मौजूद है जिन्हें म्यूकोइड सेल्स कहा जा रहा है। तो म्यूकोइड सेल्स म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं इसलिए इसको म्यूकोसा लेयर को कहा जा रहा है। तो म्यूकोइड सेल्स जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होंगे उसके अंदर म्यूकस होगा और उसके अलावा बाइकार्बोनेट के आयंस होंगे। म्यूकस जो है इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद हो सकता है और ये जो है ल्यूब्रिकेशन का काम भी कर रहा होगा और ल्यूब्रिकेशन के अलावा ये स्टमक की वाल को प्रोटेक्शन का काम भी कर रहा होगा, वरना HCl जो है वो स्टमक की वाल को ख़राब कर सकता है और उसके अलावा जो पेप्सिन है वो भी स्टमक को ख़राब कर सकता है। तो इन दोनों चीज़ों से बचाने का काम जो कर रहा है वो म्यूकस होता है जो स्टमक को बचा रहा है। अब यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि स्टमक के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की ग्लैंड्स मौजूद हैं। तो 3 हम हिस्से बना लेते हैं जो कि स्टमक में हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि पहला हिस्सा जो कार्डिया जो कि ऊपर वाले हिस्से में मौजूद होगा, वहाँ पर जो ग्लैंड्स मौजूद होंगे उन्हें कार्डियक ग्लैंड्स कहेंगे। ये कार्डियक ग्लैंड्स आमतौर पर म्यूकस को सीक्रेट करने वाले होंगे। तो जो दूसरा हिस्सा है जिसमें ग्लैंड्स मौजूद है वो है फंडस और कॉर्पस वाला हिस्सा, वहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद है जिन्हें हम प्रॉपर या फंडस ग्लैंड भी कह रहे होते हैं। अब इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में भी आपको मुख्तलिफ सेल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर म्यूकोइड सेल्स भी मौजूद हैं जो म्यूकस को प्रोड्यूस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर पेरिएटल सेल्स भी मौजूद हैं जिन्हें दूसरा ऑक्सीनेटिक सेल्स कहा जा रहा है। ये पेरिएटल सेल्स या जिन्हें ऑक्सीनेटिक सेल्स कहा जा रहा है ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर को भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। HCl जो कि खाने में जो जरासीम मौजूद होंगे उन्हें मारने का काम करेगा। तो HCl की जो pH होगी वो 1.5 से लेकर के 2.5 तक की pH होगी। तो अगर हम इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करेंगे तो ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है और ये रेड ब्लड सेल की मैच्योरेशन में भी रोल प्ले कर रहा होता है और उसके अलावा
विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के अंदर भी रोल प्ले कर रहा होता है। अगर हमने खाने में विटामिन B12 खा लिया है तो लाजमी वो हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचेगा और अब वहाँ से उसको एब्जॉर्ब होना है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर की मदद से ही विटामिन B12 जो है एब्जॉर्ब हो रहा होता है, और जब विटामिन B12 एब्जॉर्ब हो पाएगा तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या हमारा PNS जो है वो बेहतर तौर पर काम कर पाएगा। मजीद इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में बात बयान की जा रही जो कि इस फंडस रीजन में मौजूद है कि इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास चीफ सेल या जाइमोजिन सेल जो है वो मौजूद होते हैं, जो कि एक और एंजाइम को सीक्रेट कर रहे होते हैं जिसे पेप्सिनोजिन कहा जाता है। ये पेप्सिनोजिन बाद में पेप्सिन में तब्दील हो जाता है। याद रखिएगा, पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है और बाद में ये एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में तब्दील हो जाता है और फिर ये प्रोटीन की डाइजेशन करेगा। मज़ीद बात बयान की जा रही कि जो आगे का हिस्सा होगा स्टमक का, जो कि पाइलोरिक रीजन होगा, तो उस पाइलोरिक रीजन के अंदर कुछ ग्लैंड्स मौजूद होंगे जिन्हें हम पाइलोरिक ग्लैंड्स कहेंगे। पाइलोरिक ग्लैंड्स जो है वो भी म्यूकस को सीक्रेट करे और वो एक और हार्मोन को भी सीक्रेट करे जिसे गैस्ट्रिन कहा जा रहा है। ये गैस्ट्रिन जो है आगे चल के HCl को रिलीज़ कराने का काम करेगा। अब ये गैस्ट्रिन जो है वो क्यों रिलीज़ होगा? दो चीज़ें जो है उनकी वजह से गैस्ट्रिन रिलीज़ होगा। एक तो ये होगा कि खाने की आने की वजह से स्टमक पर खिंचाव पड़ेगा, और दूसरा प्रोटीन वगैरह जो है उनकी वजह से भी जो है ये गैस्ट्रिन रिलीज़ होगा। और फिर उसके बाद ये स्टमक की pH को रेज़ करने का काम करेगा। स्टमक की pH को ये रेज़ करने का काम किस तरह से करेगा कि ये जो है HCl को सीक्रेट कराएगा, तो इससे स्टमक की इन्वायरमेंट जो है वो एसिडिक ज़्यादा हो जाएगी। मज़ीद यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि स्टमक के पास कुछ और एंडोक्राइन सेल भी मौजूद हो सकते हैं। एंडोक्राइन सेल ऐसे मतलब कि जिनका सीक्रेशन ब्लड में जाएगी, तो एंडोक्राइन सेल्स स्टमक के पास मौजूद हो सकते हैं और उनकी एक इम्पोर्टेंट सीक्रेशन का जिक्र किया जा रहा है कि एंडोक्राइन सेल्स जो चीज़ ब्लड में सीक्रेट कर रहे हैं वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है और ये सेरोटोनिन हमारे मूड को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारी स्लीप को, हमारी भूख को कंट्रोल कर रहा होता है, यहाँ तक कि हमारी पेरिस्टाल्सिस को भी कंट्रोल कर रहा होता है। तो डाइजेशन में भी इसका रोल होता है। यहाँ पर इसके रोल के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि सेरोटोनिन जो होता है स्टमक में जो एसिडिक सीक्रेशंस होने वाली हैं उन्हें रोकने का, इनहिबिट करने का काम करेगा। इन्हीं तमाम पॉइंट्स को अगर हम समराइज़ करके देखें तो सबसे पहले कार्डिया रीजन के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि कार्डिया रीजन के अंदर कार्डियक ग्लैंड्स जो है वो मौजूद हैं जो कि म्यूकस वगैरह को सीक्रेट करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा जिक्र किया जा रहा है कि फंडस में या बॉडी जिसको हम कहें तो वहाँ पर फिर कुछ और ग्लैंड्स मौजूद हैं जिन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या फंडस ग्लैंड कहा जा रहा है, और फिर बाकाया जो ग्लैंड्स है वो पाइलोरिक रीजन में जो है वो मौजूद हैं। अच्छा, अब कौन कौन से सेल्स उन ग्लैंड्स के पास मौजूद है? अगर हम बात करेंगे, म्यूकस सेल्स मौजूद है जो कि म्यूकस को सीक्रेट करेंगे, इससे स्टमक की जो लाइनिंग होगी वो ल्यूब्रिकेट रहेगी, स्टमक बचा रहेगा। फिर पेरिएटल सेल्स के बारे में बात की जा रही है जिन्हें ऑक्सीनेटिक सेल्स कहा जा रहा है। तो पेरिएटल सेल्स जो है ये HCl को भी सीक्रेट कर रहे हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर को भी सीक्रेट कर रहे हैं। चीफ सेल्स या जाइमोजिन सेल्स जिनको हम कहें तो उनकी अगर हम बात करेंगे तो ये जो है पेप्सिनोजिन जो है सीक्रेट कर रहे होते हैं। फिर ये पेप्सिनोजिन HCl की वजह से दरअसल जो है कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन के अंदर। जी सेल्स का जिक्र किया जा रहा है जो कि गैस्ट्रिन को सीक्रेट करेंगे और फिर वो गैस्ट्रिक जूसेस की जो है सीक्रेशन कराएगा। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से स्टमक के अंदर मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन जो है वो हो रही होती है। जैसे ही स्टमक के अंदर खाना पहुंचता है तो मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों ही साथ में हो रही होती हैं। अब इस तमाम चीज़ों का आगाज़ किस तरह से होता है? जैसे ही हमारे सामने अगर कोई खाना मौजूद हो तो उसके जायके के ज़रिए से, उसके स्मेल के ज़रिए से, उसे देखने के ज़रिए से या खाने की आवाज़ के ज़रिए से, खाने के बारे में सोचने के ज़रिए से ये हो सकता है कि हमारा ब्रेन जो है फिर मैसेजेस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पास भेजे। अब ब्रेन के मैसेजेस जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पास पहुंचेंगे वो वेगस नर्व के ज़रिए से पहुंचेंगे। तो यहाँ इन्होंने थोड़ा सा उलट करके लिखा हुआ है कि कुछ सिग्नल्स जो हैं वो पहुंचाए जाते हैं वेगस नर्व के ज़रिए से, वो ब्रेन के पास पहुंचते हैं। हालांकि वो ब्रेन के पास नहीं पहुंचते, वो स्टमक के पास पहुंचते हैं। तो वेगस नर्व के ज़रिए से स्टमक के पास मैसेजेस पहुंचेंगे, या फिर स्टमक में जब खाना दाखिल होगा तो स्टमक में खिंचाव पैदा होगा, और ख़ास तौर पर जब स्टमक में प्रोटीन आते हैं तब भी जो है गैस्ट्रिन रिलीज़ हो रहा होता है। तो वेगस नर्व जब मैसेज लेकर आएगी स्टमक के पास तब भी गैस्ट्रिन जो है वो रिलीज़ हो सकता है, या स्टमक में खाने के आने की वजह से, स्टमक में प्रोटीन के आने की वजह से भी जो है गैस्ट्रिन रिलीज़ हो सकता है। और फिर गैस्ट्रिन जब रिलीज़ होगा तो फिर ये ब्लड में जाएगा और दूसरे स्टमक के सेल्स को एक्टिवेट करेगा, और फिर स्टमक के सेल्स जो है वो मुख्तलिफ केमिकल्स रिलीज़ करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वेगस नर्व जो है वो गैस्ट्रिन के रिलीज़ में रोल प्ले कर रही है।
जब भी हम खाने को देखेंगे, खाने को स्मेल करेंगे, तो हमारा ब्रेन जो है उसके पास सिग्नल जाएगा और फिर ब्रेन जो है वेगस नर्व के ज़रिए से स्टमक के पास जो है सिग्नल भेजेगा। अब वेगस नर्व के पास कुछ मालिक्यूल्स होते हैं जिन्हें गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड्स कहा जाता है। वो जी सेल्स यानी कि गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग सेल्स के पास जो है अपने केमिकल्स को रिलीज़ करेगा। अब गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड्स जब इस जी सेल के पास पहुंचेंगे, ये गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड्स है जो इस जी सेल के पास पहुंच रहे हैं, तो जी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और ये गैस्ट्रिन को रिलीज़ करना शुरू करेंगे। मज़े लिखा हुआ है कि वेगस नर्व जो है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती है। एक होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमें गुस्सा दिलाने में एक्टिवेट होता है, जो फाइट एंड फ्लाइट में एक्टिवेट होता है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारे मसल्स के पास जो है ज़्यादा काम चला जाता है, मसल्स वगैरह ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे पेट वगैरह की जो बाकी सिस्टम्स है वो ठहर जाते हैं, तो हम लोग ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारी बॉडी को रेस्ट में दिला देता है और हमारे बॉडी के जो दीगर काम हैं उन्हें एक्टिवेट कर देता है। तो वेगस नर्व भी इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के तहत काम कर रही होती है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे डाइजेशन, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स, हमारे हार्ट बीट, हमारी ब्रीदिंग, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ मज़े लिखा हुआ है कि जब ये गैस्ट्रिन ब्लड में जाएगा और ये ब्लड जब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास पहुँचेगा तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फिर गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज़ करेंगी और ये गैस्ट्रिक जूसेस जो है स्टमक की अंदर, स्टमक की ल्यूमेन में जो है, स्टमक की कैविटी में जो है रिलीज़ हो रहे होंगे। अब जैसे कि हमने कहा कि गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद होती हैं। HCl मौजूद होता है, पेप्सिनोजन मौजूद होता है। HCl एक तो खाने को जो है सॉफ्ट करेगा और उसके अलावा जर्म्स वगैरह को मारने का काम करेगा, और उसका एक और काम होगा कि पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव होगा उसे पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। और पेप्सिन जो है प्रोटियोलाइटिक है, यानी ये प्रोटीन को लाइसिस करने वाला, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है। तो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है, तो शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ने वाला है। मज़ीद बात बयान की जा रही है कि स्टमक जो है वो खुद एक्शन ऑफ HCl से बचा हुआ होता है, एक्शन ऑफ पेप्सिन से बचा हुआ होता है, क्योंकि स्टमक के गिर्द में म्यूकस की जो है वो लेयर मौजूद होती है। मज़ीद लिखा हुआ है कि इस म्यूकस की लेयर की pH जो है 7 तक चली जाती है, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। और स्टमक के अंदर का जो pH होता है वो 1.5 से लेकर के 2.5 तक का मौजूद होगा। अब मज़ीद बयान किया जा रहा है कि वो फैक्टर्स जो कि गैस्ट्रिक जूसेस की रिलीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो न्यूरोनल है, यानी कि वो नर्वस सिस्टम के तहत हो रहे हैं वेगस नर्व के ज़रिए से। वो मैकेनिकल है, जब स्टमक में चीज़ें आ रही हैं, या फिर वो हार्मोन की वजह से हो रहे हैं, जिससे कि गैस्ट्रिन जो है वो रिलीज़ हो रहा है। अब यहाँ पर इन्फेंट्स की बात बयान की जा रही है, वो बच्चे जो कि दूध पीने वाले होते हैं, उनके बारे में ये जिक्र किया जा रहा है कि उनके अंदर एक एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा होता है जिसे रेनिन या काइमोसिन कहा जाता है। रेनिन या काइमोसिन की अगर हम बात करें, इसका काम क्या होगा? मिल्क के अंदर एक प्रोटीन मौजूद होता है जिसे कैसिनोजिन कहा जाता है। ये इस कैसिनोजिन को एक दूसरे प्रोटीन कैसिन में तब्दील कर लेते हैं। तो रेनिन का काम कैसिनोजिन को कैसिन में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने देखिए कि लिखा हुआ है कि ये प्रोटियोलाइटिक है, यानी कि प्रोटीन को तोड़ने वाला। हालांकि ये प्रोटीन को तोड़ने वाला नहीं है, ये प्रोटीन को कन्वर्ट करने वाला जो है एंजाइम होता है। अब ये जो कैसिन बन चुका होगा ये फिर पेप्सिन की मदद से तोड़ा जाएगा। तो कैसिन इनसॉल्युबल होता है, जबकि कैसिनोजिन जो होता है वो मिल्क के अंदर सॉल्युबल होता है। एक और आपको कहीं पर रेनिन की स्पेलिंग देखने को मिल सकती है, वो ये वाली होगी RERIN, जो कि किडनी की तरफ से रिलीज़ हो रहा होता है और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा होता है। अब स्टमक के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन किस तरह से होगी? तो स्टमक के अंदर जो स्मूथ मसल्स मौजूद होती हैं, जैसे कि हमने कहा कि वो 3 लेयर्स में मौजूद होती हैं। जो इनर मोस्ट होती है वो ऑब्लिक होती हैं, मिडल वन जो होती है वो सर्कुलर होती हैं, और आउटर वन जो होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं। तो ये जो 3 तरह की मुख्तलिफ स्मूथ मसल्स मौजूद हैं, ये मसल्स जो है कॉन्टैक्ट हो रही होती हैं, और उसके अलावा इन मसल्स की वजह से जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही होती है, इसकी वजह से जो फूड स्टमक में मौजूद होगा वो मिक्स होता रहेगा गैस्ट्रिक जूसेस के साथ में। और उसके अलावा वो जो सेमी डाइजेस्टेड फूड होगा वो स्टमक से भी डुडेनम में जाएगा पेरिस्टालिसिस के ज़रिए से। कई घंटे यहाँ पर स्टमक में फूड मौजूद होने के बाद मैकेनिकल डाइजेशन भी जब हो रही होगी, केमिकल डाइजेशन भी हो चुकी होगी, तो फिर वो एक पेस्ट लाइक जो है बन जाता है जिसे काइम कहा जाता है। तो ये काइम जो है थोड़ा थोड़ा सा होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले से डुडेनम में जा रहा होता है। मज़े लिखा हुआ है कि जब मैकेनिकल डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है तो फूड पार्टिकल्स जो हैं वो छोटे ज़रों में तब्दील होते जा रहे हैं। जितने ज़्यादा छोटे ज़रे होंगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। मिसाल एक ये ज़रा है तो यहाँ से मुख्तलिफ जगहों से फोर्स लग रही है, लेकिन अगर इसके बहुत सारे छोटे छोटे से एरियाज़ होंगे
तो तमाम जगहों से फोर्स लग चुकी होगी और आसानी के साथ में केमिकल एक्टिविटी परफॉर्म हो चुकी होगी और डाइजेशन जो है आसानी के साथ हो पाएगी। इसी वजह से बड़े टुकड़ों का छोटे टुकड़ों में टूटना ज़रूरी होता है ताकि हर जगह से केमिकल्स उनके साथ अटैच हो सके और उनकी डाइजेशन आसान हो सके। अब यहाँ पर स्टमक की एब्जॉर्प्शन के बारे में भी जिक्र किया जा रहा है कि स्टमक जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है, जैसे कि वाटर, ग्लूकोज और उसके अलावा सिंपल शुगर्स जो हो गई, दूसरे अमाइनो एसिड वगैरह जो हो गई या फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस हो गए, तो उन्हें एब्जॉर्ब करने का काम भी स्टमक कर रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के हवाले से। स्टमक के बाद आने वाली जो ट्यूब होती है वो लॉन्ग ट्यूब होती है, कॉइल ट्यूब होती है, मुड़ी हुई ट्यूब्स होती है इस तरह से, और उस मुड़ी हुई ट्यूब को स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कहा जाता है, जो कि अगर हम बात करेंगे तो विड्थ के अंदर ये जो है छोटी होती है, वरना ये लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी होती है, और अगर अंदाज़न कहा जाए तो तकरीबन 6 मीटर तक ये जो है बड़ी होती है, तकरीबन 20 फीट तक ये बड़ी ट्यूब होती है। अब ये जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया होता है। सबसे पहला पार्ट जो इसका होता है उसे डुडेनम कहा जाता है, दूसरा पार्ट जेजुनम, और लास्ट पार्ट इसका जो है इलियम कहा जाता है। तो अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे इसके काम के हवाले से, तो ये डाइजेशन भी यहाँ पर मुकम्मल होती है, कंप्लीट होती है यहाँ पर, और उसके बाद जो मटीरियल डाइजेस्ट हो चुका होता है फिर वो ब्लड में भी एब्जॉर्ब हो रहा होता है। तो अब हम सबसे पहले इसके पहले पार्ट का जिक्र करते हैं जो कि है डुडेनम। अगर डुडेनम की बात की जाती है तो ये शॉर्ट होता है और ये तकरीबन 30 सेंटीमीटर तक का पार्ट होता है, और ये स्टमक के जिस हिस्से के साथ जुड़ा होता है वो होता है पाइलोरिक स्टमक। तो लास्ट पार्ट पाइलोरिक स्टमक के साथ में ये जो है जुड़ा हुआ होता है, और स्टमक और इस डुडेनम के दरमियान में जो हिस्सा मौजूद होगा, जो वाल्व मौजूद होगा, उसे पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है कहा जाएगा। तो ये जो डुडेनम होती है वो इस तरह से सी शेप का कर्व लेकर के बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। डुडेनम का जो शुरुआती हिस्सा होगा उसे हम डुडेनल बल्ब जो है कह रहे होते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा जो है चौड़ा हिस्सा होता है, और अगर अल्सर वगैरह का जो मामला होता है इंटेस्टाइन के अंदर वो भी यहाँ पर डुडेनल बल्ब के अंदर हो रहा है। तो एक डायलेशन यानी कि एक फैला हुआ हिस्सा जो है, एक मोटा सा हिस्सा जो है वो मौजूद है जिसे डुडेनल बल्ब जो है कहा जा रहा है। तो ये इसका इनिशियल पार्ट होता है, और यहीं पर एसिडिक सिक्रेशन जो है स्टमक वाली आ रही होती है। तो ये हमारे पास डुडेनम मौजूद है जो कि सी शेप एक कर्व्ड स्ट्रक्चर है, और ये स्टमक के जिस पार्ट के साथ जुड़ा हुआ वो है पाइलोरिस, और पाइलोरिस के यहाँ पर और डुडेनम की जगह पर आपको एक वाल नज़र आ रहा है बीच के, जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है कहा जा रहा है, जिसकी मदद से स्टमक की सिक्रेशन जो है वो डुडेनम में दाखिल होगी। डुडेनम का जो पहला हिस्सा जो कि डुडेनल बल्ब होगा, जो कि ज़्यादा थोड़ा सा मोटा आपको नज़र आ रहा है। डुडेनम की अगर हम बात करेंगे तो ये 30 सेंटीमीटर तक का लंबा सा पार्ट मौजूद होता है। अब डुडेनम के अंदर स्टमक का मटीरियल भी आ रहा है और पेनक्रियास और लिवर वाला मटीरियल भी आ रहा है। पेनक्रियास से जो मटीरियल आ रहा है वो है पेनक्रियाटिक जूसेस, और लिवर से जो मटीरियल आ रहा है वो है बाइल। अब होता ये है कि एक ट्यूब होती है जो कि बाइल को लेकर आएगी, वो होगी बाइल डक्ट, और दूसरी ट्यूब होती है जो कि पेनक्रियास को लेकर आएगी, उसे पेनक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है। और ये दोनों ट्यूब्स फिर जब दाखिल होंगी डुडेनम के अंदर तो एक ही ओपनिंग से, कॉमन अपर्चर से ये जो है दाखिल हो रही होंगी। तो एक ही ओपनिंग से पेनक्रियास वाली सीक्रेशन भी आ रही है पेनक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए से, और बाइल वाली सीक्रेशन भी आ रही है। मज़ीद अगर हम बाइल के बारे में बात करते हैं तो ये बाइल जो होता है ये लिवर में से आ रहा होता है, लिवर बाइल की फॉर्मेशन करता है और उसके बाद फिर गाल ब्लेडर के पास स्टोर कर लेता है। डुडेनम में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे कोलेसिस्टोकाइनिन जो है कहा जाता है। ये कोलेसिस्टोकाइनिन जो कि डुडेनम का हार्मोन होता है, ये गाल ब्लेडर को स्टिमुलेट करता है और उसके बाद गाल ब्लेडर जो है बाइल को रिलीज़ कर रहा होता है। यही कोलेसिस्टोकाइनिन जो है आगे पेनक्रियाटिक स्टिमुलेशन का भी सबब बनता है, यानी कि पेनक्रियास को स्टिमुलेट करेगा और फिर पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज़ कर रहे होते हैं। अब ये कोलेसिस्टोकाइनिन जो है वो भी क्यों रिलीज़ हो रहा होता है, क्योंकि जो स्टमक में से मटीरियल आ रहा है, यानी कि डाइजेस्टेड प्रोटीन्स आ रहे हैं, पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन, और एसिडिक काइम जो है वो डुडेनम में जब दाखिल हो रहा है तो उसके बाद कोलेसिस्टोकाइनिन आ रहा है, और कोलेसिस्टोकाइनिन के बाद पेनक्रियाटिक जूसेस भी आ रहे हैं और बाइल जूसेस जो हैं वो भी आ रहे हैं। तो गाल ब्लेडर जब बाइल को रिलीज़ करता है तो पहले सिस्टिक डक्ट में रिलीज़ करता है, और उसके बाद ये जो है एक कॉमन ट्यूब जो कि लिवर से आ रही होती है बाइल वाली, जिसे कॉमन बाइल डक्ट कहा जा रहा है, फिर कॉमन बाइल डक्ट के अंदर ये बाइल जो है चली जाती है और फिर वहाँ से फिर वो डुडेनम में पहुँच रही होती है। तो ये कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ये स्टिमुलेट कर रहा है गाल ब्लेडर को, और उसके अलावा ये पेनक्रियास को भी स्टिमुलेट कर रहा है। पेनक्रियास के अंदर कुछ खास तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें एकिनर सेल्स कहा जाता है, और ये एकिनर सेल्स जो होते हैं ये पेनक्रियाटिक जूसेस को प्रोड्यूस करते हैं।
तो एकिनर सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, तो एकिनर सेल्स जो हैं फिर रिलीज़ करेंगे पैनक्रियाटिक जूसेस के बहुत सारे अमाउंट को। उसके अलावा लिखा हुआ है कि एक और हार्मोन भी जो है प्रोड्यूस हो रहा होता है जिसे सीक्रेटिन कहा जा रहा है, और ये सीक्रेटिन भी पेनक्रियास के ऊपर असर करेगा, और उसके बाद पेनक्रियास जो है वाटर को और बाइकार्बोनेट के आयंस को जो है सीक्रेट करेंगे। तो मज़ीद लिखा हुआ है कि जब पेनक्रियाटिक जूसेस जो है वो डुडेनम में आ चुके होंगे, इस पेनक्रियाटिक जूसेस के अंदर बाइकार्बोनेट के आयंस मौजूद हो सकते हैं, और ये बाइकार्बोनेट के आयंस जो हैं ये एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्ट करके पहले कार्बोनिक एसिड बनाएंगे और उसके बाद कार्बोनिक एसिड को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से जो एसिडिक काइम होगी वो न्यूट्रल जो है वो हो चुकी होगी, वो अल्कलाइन जो है हो चुकी होगी। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि डुडेनम के पास अलग अलग तरह के सेल्स मौजूद हैं। एक सेल जिन्हें आई सेल्स कहा जा रहा है डुडेनम का, और फिर वो कोलेसिस्टोकाइनिन को जो है प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, रिलीज़ कर रहे होते हैं। अब जब कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज़ होगा तो वो गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा, उसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बाइल की रिलीज़ कराएगा, और उसके अलावा ये एकिनर सेल्स को भी स्टिमुलेट करेगा और बहुत सारा पेनक्रियाटिक जूस जो है रिलीज़ होगा। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर काफ़ी सारे एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होती। ये एक MCQ हो सकता है कि बाइल के अंदर एंजाइम मौजूद होते या नहीं होते, तो बाइल में एंजाइम नहीं होते। सीक्रेटिन की बात करेंगे तो ये भी डुडेनम में से रिलीज़ होता है, लेकिन एस सेल्स जो होते हैं वो सीक्रेटिन को रिलीज़ कर रहे होते हैं। ये पेनक्रियास को जो है स्टिमुलेट करेगा, पेनक्रियाटिक डक्ट को, और फिर बाइकार्बोनेट के आयंस जो हैं वो रिलीज़ हो रहे होंगे, और बाइकार्बोनेट के आयंस जो है वो pH को इंक्रीज़ कर लेगा, यानी न्यूट्रलाइज कर लेगा। एसिडिक pH जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो मामला क्या होगा, सबसे पहले एसिडिक काइम जो है वो डुडेनम में पहुँचेगी, फिर डुडेनम में से कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज़ होगा, और उसके नतीजे में फिर बाइल और पेनक्रियाटिक जूसेस रिलीज़ होंगे। उसके अलावा जब सीक्रेटिन रिलीज़ होगा तो फिर वो बाइकार्बोनेट के आयंस की सीक्रेशन कराएगा। तो ये जो है गाल ब्लैडर मौजूद होता है। अब गाल ब्लैडर की एक जो ट्यूब आ रही है यहाँ पर, इसे हम सिस्टिक डक्ट कहेंगे, और फिर ये जो है कंबाइन हो जाता है कॉमन बाइल डक्ट के साथ में। अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट जो है ये यहाँ से आ रहा है, और इसी तरह से इसके बिहाइंड में आपको ये पेनक्रियाटिक डक्ट नज़र आ रहा है। अब ये दोनों ही जो हैं एक ही ओपनिंग से आ रहे होते हैं, इसे हम हेप्टोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला भी कह रहे होते हैं। तो ये हेप्टोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट डुडेनम में दाखिल होगा और अपनी सीक्रेशन को जो है यहाँ पर पहुँचाएगा। मज़ीद अगर हम बात करते हैं बाइल के हवाले से, तो बाइल जो है येलोइश ग्रीन कलर का जो है ये सब्सटेंस होता है, ये लिक्विड होता है। इसके अंदर वाटर, साल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। असल में इसका जो येलोइश ग्रीन कलर है वो बाइल पिगमेंट्स की वजह से ही होता है। तो बाइल पिगमेंट्स जो इसके अंदर मौजूद हैं वो है बाइल रुबिन, जो कि येलोइश कलर का होगा, येलोइश ब्राउनिश कलर, और जो ग्रीनिश कलर का होगा वो होगा बाइलवर्डिन। इसके अंदर जो साल्ट्स मौजूद हो सकते हैं वो सोडियम ग्लाइकोलेट होगा, और उसके अलावा सोडियम टोरोकोलेट जो है ये मौजूद होंगे। अब ये जो बाइल साल्ट्स हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, ये जो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं, मतलब कि फ़ैट के बड़े मालिक्यूल्स को फैट के छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे होते हैं, फैट के बड़े मालिक्यूल्स को फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ रहे होते हैं। अब बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, ये बात हमने पहले जिक्र की, और उसके अंदर जो बाइल पिगमेंट्स मौजूद होते हैं उनका काम भी डाइजेशन से रिलेटेड नहीं होता। ये जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं ये दरअसल रेड ब्लड सेल के टूटने से बन रहे होते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे पेनक्रियाटिक जूसेस के हवाले से, तो पेनक्रियाटिक जूसेस के अंदर एक एंजाइम मौजूद हो सकता है जिसे ट्रिप्सिनोजिन कहते हैं। ये ट्रिप्सिनोजिन जो है इनएक्टिव एंजाइम होता है, और फिर ये ट्रिप्सिनोजिन ट्रिप्सिन में बदल जाता है। ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में तब्दील करने का जो काम होता है वो डुडेनम का एक एंजाइम एंटीरोकाइनेज जो है कर रहा होता है। ये ट्रिप्सिन भी प्रोटीन्स को तोड़ेगा, प्रोटीन को और पेप्टॉन्स को तोड़ेगा, और उनको शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर लेगा, शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड की उनमें तब्दील कर लेगा। एक और यहाँ पर प्रोटीओलाइटिक एंजाइम मौजूद हो सकता है जिसका नाम है कीमोट्रिप्सिन। कीमोट्रिप्सिन जो है मिल्क प्रोटीन को यानी कैसिन को शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम कर रहा होगा। उसके अलावा कुछ और एंजाइम भी मौजूद हो सकते हैं पेनक्रियाटिक जूसेस के अंदर, जो कि स्टार्च को या ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करने का काम कर रहे होंगे। मिसाल, स्टार्च को कन्वर्ट किया जाता है माल्टोज के अंदर, जो कि एक डाइसेक्राइड होता है। इसी तरह से लाइपेज यहाँ पर मौजूद होगा, जो कि इमल्सिफाइड फैट्स को, जो फैट के ड्रॉपलेट्स होंगे, उन्हें फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में तोड़ने का काम कर रहा होगा। तो इस तरह से यहाँ पर फैट की डाइजेशन मुकम्मल हुई। उसके अलावा इसके अंदर कुछ और ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं जिन्हें बर्नर ग्लैंड्स कहा जाता है। ये जो बर्नर ग्लैंड्स यहाँ पर मौजूद हैं वो म्यूकस रिच अल्कलाइन सीक्रेशन जो है रिलीज़ कर रहे हैं, और उसके अंदर बाइकार्बोनेट के आयंस जो है वो मौजूद होंगे। तो बर्नर ग्लैंड से निकलने वाले जो सीक्रेशंस होंगी वो भी स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगी। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट के हवाले से, जो कि है जुजेनम। अगर फूड पार्शली डाइजेस्टेड है तो डुडेनम से फिर वो नेक्स्ट हिस्से के अंदर पहुंचेगा, जो कि जेजुनम होगा। तो मिडल रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि 2.5 मीटर तक का बड़ा हो सकता है।
अब इसके अंदर भी डाइजेशन होगी और उसके अलावा एब्जॉर्प्शन होगी डाइजेस्टेड फूड की। अब इसके पास भी मुख्तलिफ एंजाइम्स हो सकते हैं, जैसे कि इसके पास माल्टेज हो सकता है जो माल्टोज को तोड़ेगा, सुक्रेज हो सकता है जो सुक्रोज को तोड़ेगा, इसी तरह से लेक्टेज हो सकता है जो लेक्टोज को तोड़ेगा। उसके अलावा पेप्टाइडेज हो सकते हैं जो कि मुख्तलिफ तरह के प्रोटीन्स को तोड़ने का काम करेंगे। उसके अलावा जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उन्हें भी न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ा जाता है और उसके लिए जो एंजाइम यूज़ होगा वो न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम होगा। सेल्यूलोज अगर ये हमारे फूड में शामिल होगा तो सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास उसको तोड़ने के लिए एंजाइम मौजूद नहीं होते। फिर हम बात करते हैं इलियम के बारे में, जो कि लास्ट हिस्सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का और तकरीबन 3.6 मीटर तक का ये बड़ा होता है। अब अगर हम बात करेंगे इलियम के बारे में तो इसका मेन फंक्शन जो है विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करना होता है और उसके अलावा उन सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर रहा होता है जो कि जेजुनम में एब्जॉर्ब नहीं हुए, जैसे कि बाइल साल्स हो गया और उसके अलावा जो मुख्तलिफ डाइजेशन के प्रोडक्ट्स होंगे तो उन्हें एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर से हेडिंग होनी चाहिए थी एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि यहाँ पर पूरा टॉपिक ही इसके अराउंड है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किस तरह से एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम एक ट्यूब की तरह से स्ट्रक्चर ले लेते हैं। तो अगर ये एक राउंड ट्यूब है तो उस राउंड ट्यूब के अंदरूनी हिस्से के अंदर आपको ऐसे जो है फोल्ड्स नज़र आते हैं। इन फोल्ड्स को जो है पिलाइसी सर्कुलरेज जो है कहा जाता है। तो ये जो रिंकल्स हैं, ये जो फॉल्स है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ मौजूद हैं, इन्हें पिलाइसी सर्कुलरेज कहा जाता है। और इन पिलाइसी सर्कुलरेज में से छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो मौजूद हैं, जिन्हें विलाय कहा जाता है। फिर विलाय को जब हम लोग देखते हैं तो विलाय के जो मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, विलाय के पास जो इपीथेलियल सेल्स होते हैं उनके साथ कुछ और हेयर लाइक स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं। मतलब हर विलाय के अंदर बहुत सारे इपीथेलियल सेल्स होंगे और इपीथेलियल सेल्स के साथ फिर कुछ और स्ट्रक्चर्स जुड़े होंगे जिन्हें माइक्रोविलाय कहा जाएगा, जो कि खुद हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। तो इतने सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होने की वजह से सरफेस एरिया ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से ज़्यादा फिर एब्जॉर्प्शन हो पाती है। मतलब कि मुख्तलिफ जगहों से मॉलिक्यूल्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाय के स्ट्रक्चर में आ सकते हैं। यही बात फिर से लिखी हुई यहाँ पर कि पिलाइसी सर्कुलरेज हो गए, विलाय हो गए या माइक्रो विलाय हो गए, ये सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का इंक्रीज़ कर देती है। कई सारे फॉल जो है ये इंक्रीज़ कर देते हैं एरिया को और ज़्यादा सब्सटेंसेस फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ सकते हैं। तो यहाँ पर उन्हें एरियाज़ के बारे में जिक्र किया जा रहा है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद है और जिनकी वजह से जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले अंदरूनी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिन्हें पिलाइसी सर्कुलरेज कहा जाता है, जो कि लार्ज सर्कुलर फॉल्स होते हैं, रिंकल्स होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद हैं। फिर इसी पिलाइसी सर्कुलरेज में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है मौजूद हैं जिन्हें विलाय कहा जा रहा है। अकेले एक को जो है विलस कहा जाएगा। फिर विलाय के पास मुख्तलिफ सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें इपीथेलियल सेल्स कहा जाता है और उन इपीथेलियल सेल्स में भी फिर इस तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिन्हें माइक्रो विलाय कहा जा रहा है। तो ये इतने सारे स्ट्रक्चर्स जब ज़्यादा हो जाते हैं तो ज़्यादा सरफेस एरिया हो जाता है, जिस वजह से ज़्यादा जो सब्सटेंसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ सकते हैं। अब यहाँ जो है एक विलाय के स्ट्रक्चर को दिखाया हुआ है। आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि ये वाले जो है इनके साथ एपिथेलियल सेल्स हैं और इस एपिथेलियल सेल्स के ये ऊपर निकले हुए से इन्हें माइक्रोविलाय कहा जा रहा है। तो ब्रश लाइक बॉर्डर्स जो है ये मौजूद होते हैं। विलाय भी इस तरह से बहुत सारे अंदर की तरफ लोकेटेड होती हैं। फिर इन्हें विलाय के साथ कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, गोबलेट सेल्स, वो म्यूकस को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और म्यूकस की वजह से चीज़ें आसानी के साथ यहाँ पर चिपक जाती हैं। उसके अलावा आपको यहाँ इस विलाय के अंदर ब्लड कैपिलरी जो है वो भी नज़र आ रही है। ब्लड कैपिलरी का मामला ये होगा कि इस ब्लड कैपिलरी के अंदर जो भी मटेरियल है वो एब्जॉर्ब हो रहा होगा। और उसके अलावा आपको लिम्फ वेजल भी नज़र आ रही है। लिम्फ वेजल को लेक्टियल कहा जा रहा है। ये जो लिम्फ वेजल होगी दूसरी, इसके अंदर जो फैट वगैरह के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर आ रहे होते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी हुई कि जो वीलस होता है उसके पास ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके पास ब्लाइंड लिम्फ वेजल्स मौजूद होती है जिन्हें लेक्टियल्स कहा जा रहा है। ब्लाइंड लिम्फ वेजल्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर हमारे पास ब्लड कैपिलरीज है वो ऐसे आगे जाकर फिर वापसी लौट रही होती है, तो जो ऐसे कंप्लीट सर्कल कर रही है वो ब्लाइंड ट्यूब नहीं कहलवाएगी। ब्लाइंड ट्यूब वो होगी जिसके आगे कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से ये एक लिम्फ वेजल होती है जो कि इसी तरह से मौजूद होती है, आगे कुछ भी नहीं होता। तो एक ब्लाइंड ट्यूब मौजूद है लेक्टियल। उसके अलावा मौजूद है कुछ स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहेंगी जिस वजह से फूड के पार्टिकल्स जो है इसमें एब्जॉर्ब होते रहेंगे। अब यहाँ पर मज़ीद लिखा हुआ है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स मौजूद होंगे और मोनोसेक्राइड्स मौजूद होंगे वो ब्लड कैपिलरीज में फिर चले आते हैं।
अब अमाइनो एसिड किस तरह से ब्लड कैपिलरीज में आ सकते हैं? डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए से, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में उनका हाई कंसंट्रेशन होगा और ब्लड कैपिलरीज में लो कंसंट्रेशन होगा, तो आसानी से डिफ्यूजन के ज़रिए से आ सकते हैं, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से आ सकते हैं। अगर ब्लड में ऑलरेडी अमाउंट मौजूद है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कम मौजूद है अमाउंट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से, यानी कि एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मालिक्यूल्स को लिया जा सकता है। उसके अलावा जो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल होते हैं, ये पहले इपिथेलियल सेल्स में जाते हैं जो विलाई के पास मौजूद होते हैं, और फिर वहाँ पर फिर वो बड़े से टुकड़ों में तब्दील होते हैं जिन्हें किलाई माइक्रोन कहा जाता है। तो ये किलाई माइक्रोन फिर लेक्टियल में चले जाते हैं। लेक्टियल जो है ये लिम्फ वेजल्स होती हैं, तो स्मॉल लिम्फ वेजल्स होती हैं लेक्टियल्स। स्मॉल लिम्फ वेजल्स आगे चल करके बड़ी लिम्फ वेजल्स में तब्दील हो जाती हैं, और फिर वो बड़ी लिम्फ वेसल्स जो हैं एक हिस्से के पास पहुंचती हैं जिसे थोरेसिक डक्ट कहा जाता है, जो हमारे चेस्ट में ऊपर मौजूद होता है, एक थोरेसिक डक्ट। ये भी एक बड़ी जो है लिम्फ वेसल होती है। और फिर थोरेसिक डक्ट से हमारी वेन के अंदर, जो हमारे चेस्ट में ऊपर मौजूद होती है एक वेन जिसे सब केल्विन वेन कहा जाता है, वहाँ पर ये जो फैट होगा वो हमारे ब्लड में शामिल हो जाएगा। मज़ीद यहाँ पर लिखा होना चाहिए था कि ब्लड कैपिलरीज फ्यूज़ हो जाती हैं, जबकि इन्होंने लिखा हुआ है कि ब्लड कैपिलरीज जो है उनमें फ़ैट मौजूद होगा। हालांकि ब्लड कैपिलरीज में फ़ैट मौजूद नहीं होता, फ़ैट ब्लड कैपिलरीज में आता ही नहीं है। तो ब्लड कैपिलरीज जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के पास मौजूद थी, वो आपस में जुड़ जाएंगी और एक बड़ी वेन बना लेगी, और उस वेन को हेपेटिक पोर्टल वेन कहा जाएगा। ये हेपेटिक पोर्टल वेन जो है ये लिवर के साथ कनेक्टेड होगी, तो तमाम मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लिवर के पास पहुंचेगा हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए से, और फिर लिवर उनको स्टोर कर सकता है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, या उन्हें मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल कर सकता है। मज़ीद यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ लिपोप्रोटीन अगर लिवर के पास आ चुका होगा, फिर वो उसे ब्लड में मुख्तलिफ कामों के लिए भेज सकता है, और स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहेंगी, जिस वजह से विलाई जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहेंगी, और उनका वास्ता जो है फूड के साथ ज़्यादा पड़ता रहेगा। दोबारा से आप देख लें, ये जो ग्रीन कलर से दिखाई गई है ये लेक्टियल है, जो कि लिम्फ वेसल है, और उसके अराउंड में ब्लड कैपिलरीज मौजूद है। अब चीज़ें किस तरह से आनी होंगी? जो अमाइनो एसिड और मोनोसेक्राइड्स है वो तो ब्लड कैपिलरीज में चले आएंगे, और जो फैटी एसिड्स होंगे पहले वो एपिथेलियल सेल्स में जाएंगे, फिर वो बड़े मॉलिक्यूल्स में तब्दील होंगे जिन्हें किलाई माइक्रोन कहा जाएगा, और फिर किलाई माइक्रोन जो है वो लेक्टियल्स में चले आएंगे। फिर लेक्टियस तब्दील होंगी लिम्फ वेसल्स के अंदर, बड़ी वेसल्स के अंदर, फिर उनमें से और बड़ी वेसल्स बनेगी और थोरेसिक डक्ट में ये शामिल हो जाएंगी, और थोरेसिक डक्ट जो है वो इन तमाम चीज़ों को सब केल्विन वेन में दाखिल कर लेगा। वैसे ही हमारी कैपिलरीज में से चीज़ें जो हैं वो निकलती रहती हैं, और जब चीज़ें हमारी कैपिलरीज में से निकल जाती हैं उन्हें लिम्फ जो है वो कैप्चर कर लेता है, फिर दोबारा से तमाम मटेरियल जो होगा वो थोरेसिक डक्ट में पहुंचता है, और फिर वो हमारी सब केल्विन वेन में पहुंच जाता है। तो इस तरह से जितना भी मटेरियल हमारा लॉस हो जाता है या गिर भी जाता है कैपिलरीज में से, वो भी हमें वापसी मिल जाता है। फिर जो ब्लड कैपिलरीज विलाई में मौजूद है वो जुड़ेंगी तो बड़ी ब्लड वेसल्स बनेगी, फिर वो कनेक्ट होंगी हेपेटिक पोर्टल वेन के साथ, और हेपेटिक पोर्टल वेन जो है लिवर को मटेरियल पहुंचाएगा। लिवर तमाम मटेरियल्स को ले लेता है, फिर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और मेटाबॉलिज्म करेगा। कुछ लिपोप्रोटीन्स के पास आ सकते हैं जिन्हें फिर वो ब्लड में वापसी भेज देगा। अब हम फाइनली बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के हवाले से, जो कि हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का आखिरी हिस्सा होता है। अगर हम बात करेंगे, ये लार्ज इंटेस्टाइन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में कनेक्टेड होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के हवाले से अगर कंपेयर किया जाए तो ये उससे शॉर्ट होता है। ये तकरीबन 1.5 मीटर तक का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन क्योंकि ये डायमीटर में ज़्यादा बड़ा होता है इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है, और इसका डायमीटर तकरीबन 6.5 सेंटीमीटर तक का होता है। अगर हम बात करेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा काम हो रहा होता है, तो मेनली यहाँ पर जो फंक्शन परफॉर्म होगा वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स की रीअब्जॉर्प्शन का फंक्शन होगा, और उसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन के जो विटामिन जो हैं उनकी भी सिंथेसिस हो सकती है। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करेंगे तो कुछ साल्ट्स जो हैं वो भी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम क्लोराइड जो हैं वो भी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो सकते हैं। और फिर जो लास्ट में चीज़ बचेगी वो होगा वेस्ट, जिसे फीसेस कहा जाएगा, और उस वेस्ट को फिर बॉडी के बाहर रिमूव किया जाएगा। अब इसके अंदर कई सारे म्यूकस ग्लैंड्स मौजूद हो सकते हैं, और जो कि म्यूकस को सीक्रेट कर रहेंगी, जिसकी वजह से ये होगा कि इसका जो अंदर का कंटेंट होगा, यानी कि जो फीसेस होगा वो ज़्यादा लुब्रिकेट रहेंगी और उनका बाहर निकलना ज़्यादा आसान रहेगा। इसके अंदर कोई विलाई वगैरह नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ फूड मालिक्यूल्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होनी होती, सिर्फ इसकी वाल के ज़रिए से वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए से ही एब्जॉर्ब हो सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को हम 3 अहम हिस्सों में डिवाइड कर रहे होते हैं। एक होता है सीकम, जो कि सबसे पहला पार्ट होगा, शॉर्ट पार्ट होगा। फिर उसके बाद एक बड़ा सा हिस्सा जिसे कॉलम कहा जाएगा, और लास्ट पार्ट जो है रेक्टम कहलवाएगा। और उसके बाद जो हिस्सा जुड़ा हुआ होगा वो होगा एनल किनार, जहाँ से वेस्ट जो है बॉडी के बाहर जाएगा।
अगर हम सीकम के बारे में बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन जिस जगह से लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ती है तो वो एक सीकम वाला पार्ट होता है जो कि शॉर्ट होता है। और अगर हम बात करेंगे तो एब्डोमिनल कैविटी में ये हमारी लोअर साइड पर राइट साइड पर लोकेटेड होता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट सीकम के साथ जुड़ रहा है वो है हमारे पास इलियम, और जिस जगह पर ये सीकम और स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ते हैं वहाँ पर एक वाल मौजूद होता है जिसे इलियोसिकल वाल कहा जाता है। तो इलियोसिकल वाल की ही मदद से जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा वो इलियम से सीकम में आ रहा होगा। यहाँ पर वाटर और साल्स की जो है एब्जॉर्प्शन जो है हो रही होती है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो सीकम के भी नीचे की तरफ एक और ट्यूब मौजूद होती है 18 सेंटीमीटर की ट्यूब, जिसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। और अपेंडिक्स के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी इसका हमारी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। इसके अंदर हमारे कुछ WBC वगैरह मौजूद हो सकते हैं, बाकी इसका हमारे अंदर डाइजेशन में रोल नहीं होता। फिर बात करते हैं कॉलोन के हवाले से। तो शुरू के अंदर एक छोटा सा हिस्सा जो होता है वो सीकम का होता है, फिर उसके बाद होता है कॉलोन। अब कॉलोन का एक हिस्सा इसे ऊपर जाएगा, इसे असेंडिंग कॉलोन कहा जाएगा। उसके अलावा एक हिस्सा जो है कॉलोन का ऐसे नीचे आ रहा होगा, उसे डिसेंडिंग कॉलोन कहा जाएगा। एक जो इन दोनों के बीच में मौजूद होगा उसे ट्रांसवर्स कॉलोन कहा जाएगा। और उसके बाद जो इस तरह से एक पार्ट होगा उसे सिग्मोइड कॉलोन जो है कहा जाएगा। तो कॉलोन जो है उसकी 4 हिस्से अगर हमने यहाँ पर बयान कर लिए, जैसे असेंडिंग कॉलोन हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, डिसेंडिंग हो गया और सिग्मोइड हो गया। अगर हम बात करेंगे तो इसका मेनली काम क्या होगा, वाटर की एब्जॉर्प्शन करेगा, साल्स की एब्जॉर्प्शन करेगा, और विटामिन वगैरह की सिंथेसिस जो हो वो भी यहाँ पर हो रही होगी, उनकी एब्जॉर्प्शन भी हो रही होगी। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि विटामिन को बनाने का काम कर रहे होते हैं, जैसे कि नियासिन विटामिन बन रही है यहाँ पर, थायमिन जो है यहाँ पर बन रही है विटामिन B1 जिसको हम कहें, और उसके अलावा विटामिन K जो है वो भी यहाँ पर बन रही है। अब ये विटामिन हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है। लाजिम बात है विटामिन K जैसे हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी, तो मुख्तलिफ विटामिन अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो विटामिन हमारे CNS के लिए भी ज़रूरी होती है। फिर हम बात करते हैं रेक्टम के बारे में। जो सिग्मोइड कॉलोन होता है वहाँ से फिर शुरू होता है रेक्टम, जो कि 13 सेंटीमीटर तक का लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और फिर ये ख़त्म होता है एनल केनाल पर। फिर लिखा हुआ है कि रेक्टम जो है ख़त्म होगा एक डायलेटेड पोर्शन पे, एक थोड़ा सा मोटा सा हिस्सा होगा जिसे रेक्टल एम्प्यूला कहा जाएगा, जो कि एक ओपनिंग होगी। मज़े लिखा हुआ है कि जब रेक्टम में वेस्ट ज़्यादा आ चुका होता है, फीसेस आ चुके होते हैं, तो फिर एक इम्पल्स यानी कि एक मैसेज शुरू होता है जिसकी वजह से फिर डिफिकेशन हो सकती है, यानी कि वेस्ट फिर बाहर आ सकता है। तो ये का स्ट्रक्चर जो है ये रेक्टम है, और उसके बाद का ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये है एनल केनाल वाला स्ट्रक्चर। मज़ीद यहाँ पर एनल केनाल के हवाले से लिखा हुआ है कि एनल केनाल के पास 2 तरह के वाल्व्स होते हैं। असल में वाल्व्स नहीं होते, यहाँ पर मस्कुलर रिंग्स होती हैं। एक होती है स्मूथ मसल्स की रिंग जो कि इंटरनल साइड पर होती हैं, जिनको इन्होंने इंटरनल स्फिंक्टर वाल्व लिखा हुआ है, और दूसरी रिंग्स जो होती हैं वो होती हैं स्केलेटल मसल्स की, जो कि आउटसाइड पर मौजूद होती हैं। तो एक एक्सटर्नल होंगी और दूसरी इंटरनल होंगी। याद रखिएगा स्मूथ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी तौर पर काम करेंगी, और स्केलेटल मसल्स जो हैं ये वॉलंटरी तौर पर काम करेंगी। यही आगे लिखा हुआ है कि अडल्ट्स के अंदर जो डिफिकेशन का प्रोसेस होगा, वेस्ट को रिमूव करने का प्रोसेस होगा, वो इनवॉलंटरी प्रोसेस भी होगा और वॉलंटरी प्रोसेस भी होगा। इनवॉलंटरी प्रोसेस में इस तरह से होगा कि रेक्टम के जो मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब रेक्टम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटरनल जो मसल्स होंगे एनल स्फिंक्टर्स के स्मूथ मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो रहे होंगे, और उसके अलावा जो हमारे वॉलंटरी मसल्स होंगे स्केलेटल मसल्स जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स के होंगे वो भी रिलैक्स हो रहे होंगे। यहाँ पर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो फिर आपने MD के हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन को ही डिस्कस करना है। वैसे दोनों ही मसल्स इंटरनल और एक्सटर्नल मसल्स रिलैक्स हो रही होती हैं, जबकि रेक्टम की मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती हैं। तो जो प्रोसेस है इजेशन या जिसे डिफिकेशन कहा जा रहा है, उस प्रोसेस के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव किया जा रहा है। ना सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड को, वाटर भी साथ में रिमूव हो रहा है, उसके अलावा बैक्टीरिया डेड सेल्स जो हैं वो भी रिमूव हो रहे हैं। बच्चों के हवाले से बात बयान की जा रहा है। इन्फेंट्स के हवाले से जो दूध पीते हुए बच्चे हैं उनके अंदर वॉलंटरी कंट्रोल जो है नहीं होता, तो डिफिकेशन का प्रोसेस उनके अंदर ऑटोमेटिक होता है, और इसी वजह से वो किसी भी वक्त डिफिकेशन आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है कंप्लीट हुआ, और अब हम डिस्कस करते हैं हमारे ग्लैंड्स के बारे में। तो डी स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स के हवाले से। वो ग्लैंड्स जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ जुड़े हुए होते हैं, और ये वाले ग्लैंड्स जो हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि इनकी सीक्रेशन जो है, इनके जो केमिकल्स होते हैं वो ब्लड में नहीं जा रहे होते, बल्कि वो ट्यूब्स के ज़रिए से उस पार्ट तक पहुंच रहे होते हैं। तो इनकी जो सीक्रेशन होगी, जो जूसेस होंगे वो एलिमेंट्री कैनाल में आएंगे कुछ खास डक्ट्स के ज़रिए से। तो इनमें डक्ट्स मौजूद होते हैं। इनके बरक्स दूसरे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, वो उनमें डक्ट वगैरह मौजूद नहीं होते, ट्यूब्स नहीं होते, तो फिर उनकी सीक्रेशन ब्लड में जा रही होती है। तो इनका जो केमिकल निकलेगा इन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का, जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं उनकी सीक्रेशन डाइजेशन को आसान बनाएगी।
तीन तरह के ग्लैंड्स का जिक्र किया जा रहा है। सबसे पहले है सिलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि 6 मौजूद होते हैं, 3 पेयर्स में मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद लिवर और दूसरे पेनक्रियास। अगर हम बात करेंगे सिलाइवरी ग्लैंड्स के हवाले से, तो सिलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में लोकेटेड होती हैं। इनका काम जो है सिलाइवा को प्रोड्यूस करना होता है। जब भी हम खाने के बारे में सोचते हैं, खाने के बारे में अगर हम देख रहे होते हैं खाने को, तो खाने के पहले ही ये जो है सिलाइवा को प्रोड्यूस कर लेती है। तो सिलाइवा सीक्रेट होता है और फिर वो खाने को नरम करता है और डाइजेशन में आसान बना रहा होता है। तो ये चीज़ें हमने पहले जिक्र की हुई है। तो अगर हम मज़ीद बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पर लोकेटेड होते हैं वो सिलाइवरी ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड ज़बान के नीचे होते हैं, सब मैंडिबुलरी ग्लैंड हमारे जा के पास मौजूद होते हैं, लोअर जा के पास, और उसके अलावा पैरोटिड ग्लैंड जो है वो कान के नीचे मौजूद होते हैं। फिर हम लिवर के बारे में बात करते हैं, जिसे लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी कहा हुआ है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड भी होता है और बॉडी के अंदर सबसे बड़ा पार्ट भी होता है। बॉडी के बाहर का सबसे बड़ा पार्ट स्किन होता है। तो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है लिवर बॉडी के अंदर का। और ये कहाँ मौजूद है? ये एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होता है और एब्डोमिनल कैविटी में भी ये अपर साइड पर मौजूद होता है। डायाफ्रेम जो है उसके नीचे मौजूद होता है और उसके अलावा ये राइट साइड पर लोकेटेड होता है। अगर हम बात करेंगे लिवर के बारे में, तो लिवर की एक कवरिंग होती है जो इन इलास्टिक कवरिंग होती है। तो इन इलास्टिक कैप्सूल जो है वो लिवर के ऊपर एक मौजूद होता है, जो कि थिन कवरिंग होती है। किडनी के ऊपर भी इसी तरह से एक थिन कवरिंग मौजूद होती है। उसके अलावा थोड़ा सा हिस्सा इसके ऊपर जो है वो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का भी आ जाता है। तो इनकम्प्लीटली इसके ऊपर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कौन सी होती है? हमारे पेट के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जो तमाम पेट के ऑर्गन्स को जो है कवर अप किए हुए होती है, उसे पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो है कहा जाता है। अब पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहीं से फोल्ड हो जाती है और फिर वहाँ से कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर्स निकल आते हैं। ये धागे नुमा स्ट्रक्चर जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की फोल्ड्स होते हैं, ये लिवर को डायाफ्रेम के निचले हिस्से के साथ जोड़े रखती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिवर जो है वो राइट साइड पर मौजूद है, जबकि स्टमक जो होता है वो लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है। और उसके अलावा लिवर को आप देख सकते हैं कि डायाफ्रेम की कवरिंग के नीचे जो है वो लिवर मौजूद होता है। यहाँ पर आप जो है ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को भी आप जो है वो देख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी नज़र आ रही है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये दरअसल लिवर का स्ट्रक्चर होता है। फिर अगर हम लिवर के लॉब्स के बारे में बात करें, 4 हिस्सों के बारे में बात करेंगे। अगर हम सामने से देख रहे होते तो फिर हमें सिर्फ 2 हिस्से नज़र आते हैं, एक लेफ़्ट और दूसरा राइट लॉब। राइट लॉब जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, जबकि लेफ़्ट लॉब जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है। उसके अलावा अगर हम पीछे से देखेंगे तो 2 और लॉब्स हमें नज़र आएंगे। एक होता है क्वाड्रेट लॉब जो कि नीचे की तरफ मौजूद है, और दूसरा होता है क्वाड्रेट लॉब। अब यहाँ पर लिवर के लॉब्स के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि लिवर के पास 4 लॉब्स होते हैं, 4 हिस्से होते हैं। एक जो है राइट साइड पर मौजूद होगा जो कि बड़ा होगा, और दूसरा जो है लेफ्ट साइड पर मौजूद होगा जो कि स्मॉल होगा। और उसकी शेप का जो जिक्र किया जा रहा है वो है वेज शेप का होगा। उसके अलावा 2 और लॉब्स हुए होंगे, क्वाड्रेट और क्वाड्रेट। तो ये जो है पोस्टीरियर साइड पर मौजूद होंगे। मज़ीद यहाँ पर बात बयान की जा रही है कि लिवर के जो लॉब्स होते हैं वो कुछ हिस्सों के बने हुए होते हैं जिन्हें लोब्यूल्स कहा जाता है, जो कि हमारी आँख से भी नज़र आते हैं। ये जो लोब्यूल्स होते हैं ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के होते हैं, यानी कि 6 कोनों वाले स्ट्रक्चर के होते हैं। और इन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स के अंदर फिर कुछ क्यूबिकल शेप के सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हेपेटोसाइट्स कहा जाता है। तो आप समझ लें कि हेपेटोसाइट्स बहुत सारे अरेंज होकर के लोब्यूल्स बनाते हैं, और फिर वो लोब्यूल्स जो है लिवर के लोब्स को बना रहे हैं, यानी कि लिवर को बना रहे होते हैं। तो हेपेटोसाइट्स कॉलम्स में अरेंज होते हैं और फिर उनके बीच में जो है एक सेंट्रल वेन जो है मौजूद होती है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस हेक्सागोनल पैटर्न में 6 कोने वाले पैटर्न में आपको हिस्से नज़र आ रहे हैं जिन्हें हम लोब्यूल्स कह रहे हैं। सेंटर में ये वाला स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है ये दरअसल इनका सेंट्रल वेन होता है। अगर हम किसी एक लोब्यूल को देखते हैं तो यहाँ पर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। इसके साथ में आपको यहाँ पर सेंटर में एक जो है सेंट्रल वेन जो है नज़र आ रही है। इस सेंट्रल वेन से कुछ हिस्से आपको निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वाले हिस्से जो सारे हिस्से में ही फैले हुए हैं इस लोब्यूल में, इन्हें साइनोसॉइड्स कहा जा रहा है, जो कि ब्लड वेसल्स होती हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ क्यूबिकल शेप के सेल्स भी नज़र आ रहे हैं जिन्हें हम हेपेटोसाइट्स कह रहे हैं, जो कि असल में लिवर के सेल्स होते हैं। अब यहाँ पर ब्लड सप्लाई टू लिवर के बारे में लिखा हुआ है कि लिवर को 2 जगहों से ब्लड आ रहा है। एक तो हेपेटिक आर्टरी से ब्लड आ रहा है। हमारी बॉडी के अंदर जो आरोटा होती है वो मुख्तलिफ आर्टरीज में डिवाइड होती है। तो एक हेपेटिक आर्टरी बनेगी जो कि लिवर के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेकर जाएगी, और एक और यहाँ पर वेन आ रही होगी लिवर के पास जिसे
हेपेटिक पोर्टल वेन कहेंगे। ये दरअसल हमारे एलिमेंट्री केनाल से स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रही होगी और उसके अंदर जो है न्यूट्रिएंट रिच ब्लड जो है वो मौजूद होगा, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें काफ़ी सारा फूड मटेरियल जो है मौजूद होगा। अब हम यहाँ पर लिवर के फंक्शंस के बारे में जिक्र करते हैं। तो लिवर को मेटाबॉलिक फैक्ट्री कहा गया है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं हो रहे होते हैं। ये सिंथेसिस करता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को, ये स्टोर कर रहा होता है और उसके अलावा ये होम्योस्टेसिस भी कर रहा होता है। हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन के प्रोसेस को अंजाम देने में इसका रोल होता है और उसके अलावा थर्मो रेगुलेशन के अंदर भी इसका रोल हो रहा होता है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये सीक्रेटरी ऑर्गन भी है, ये चीज़ों को सीक्रेट भी करता है। तो हंड्रेड्स में इसके काम होते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर डिस्कस की जा रहे हैं। सबसे पहला जो जिक्र किया जा रहा है वो है सीक्रेशन ऑफ द बाइल। लिवर के सेल्स होते हैं हेपेटोसाइट्स जो कि बाइल को सीक्रेट करते हैं। फिर बाइल गाल ब्लेडर के पास स्टोर होने को चली जाती है। इस बाइल के अंदर बाइल साल्ट्स हो सकते हैं, बाइल पिगमेंट्स हो सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म के हवाले से जिक्र किया जा रहा है कि जो लिवर होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। मामला इस तरह से होता है कि जब भी हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो एक हार्मोन आता है जिसे इंसुलिन कहा जाता है। इस इंसुलिन का काम होता है कि ग्लूकोज को ब्लड के अंदर मेंटेन करा करके रखे, अगर ज़्यादा होगा तो ये उसे कम कराएगा। तो इंसुलिन लिवर के सेल्स के पास जाता है और लिवर के सेल्स को कहता है कि आप इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को अपने पास रख लो। तो लिवर फिर उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने पास रख रहा होता है। तो अगर हमारी बॉडी को फिर ग्लूकोज की कमी हो गई तो दोबारा एक और हार्मोन आएगा जिसे ग्लूकेगोन कहा जाता है, और ग्लूकेगोन एक दूसरा हार्मोन होगा, वो फिर लिवर के सेल्स के पास जाएगा और वहाँ पर मौजूद ग्लाइकोजन को वापसी कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज के अंदर। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना ये लिवर का काम होता है, लेकिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस पर हो रहा होता है। इंसुलिन के आने पर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में तब्दील होगा और ग्लूकेगॉन के आने पर जो ग्लाइकोजन है वो वापसी ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ग्लूकेगॉन भी पैनक्रियाज से निकलता है और इंसुलिन भी पैनक्रियाज से सीक्रेट हो रहा होता है। मज़ीद अगर हम बात करेंगे तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड के अंदर रेगुलेट रह पाएगा। उसके अलावा फैट जो हमारी बॉडी में मौजूद हो सकता है, उस फैट में को ब्रेक डाउन किया जा सकता है और फिर फैट जब ब्रेक डाउन होगा तो उसमें से एनर्जी हासिल की जाएगी जो कि टिश्यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करेंगे तो ये अमाइनो एसिड्स को तोड़ता भी है। अमाइनो एसिड्स को तोड़ करके उसमें से अमाइनो ग्रुप अलग किया जाता है, यानी कि डी अमाइनेशन हो रही होती है। अमाइनो एसिड में NH2 ग्रुप जो होता है वो अलग किया जाता है, तो ये प्रोसेस डी अमाइनेशन होगा। और फिर ये डी अमाइनेशन जब होगी अमोनिया बनेगी और फिर उस अमोनिया को तब्दील करके फिर यूरिया बनाया जाएगा। तो इस तरह से यूरिया का प्रोसेस भी हो जाएगा। अच्छा, जो अमाइनो एसिड हमारे पास बचेगा वो रिकॉर्ड नहीं होगा प्रोटीन बनाने के लिए, वो एनर्जी में यूज़ हो सकता है। अच्छा, अगर हम मज़ीद बात करेंगे कि ये जो है जेनेटिक मटेरियल का भी ब्रेक डाउन कर रही होती है। जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो है नाइट्रोजिनस बेसेस आ जाते हैं और नाइट्रोजिनस बेसेस को ब्रेक डाउन करके यूरिक एसिड बनाया जाता है। तो हमारे जो पुराने सेल्स होंगे उनमें जो DNA मौजूद होगा, उस DNA में से नाइट्रोजिनस बेसेस को तोड़ करके यूरिक एसिड बनाया जा सकता है और फिर यूरिक एसिड को भी यूरिन में रिमूव किया जाएगा। तो यूरिया भी रिमूव होगा और यूरिक एसिड भी रिमूव होगा। उसके अलावा लिखा हुआ है कि कुछ अमाइनो एसिड्स में से ये नाइट्रोजिनस पार्ट हटा देता है और फिर वो नाइट्रोजनस पास किसी और कार्बोहाइड्रेट के साथ जोड़ करके नया नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है ये भी बनाया जा सकता है। तो ये जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं ये हमारी बॉडी खुद बना रही होती है और उनकी तादाद 11 होती है। बाकी 9 अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं और हमें वो फूड से हासिल करने होते हैं। मज़ीद लिखा हुआ है कि कई सारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं वो लिवर में सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। उसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो भी लिवर के अंदर अमाइनो एसिड्स के ज़रिए से सिंथेसाइज हो रहा होता है। उसके अलावा विटामिन ए के बाद लिखा कि वो भी कैरोटीन में से बनी जाती है। असल में कैरोटीन कन्वर्ट होता है विटामिन ए के अंदर। उसके अलावा ब्रेकडाउन भी होगा, कई सारे एथ्रोसाइट्स जो हैं वो ब्रेकडाउन भी यहाँ पर हो रहे थे। कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं कि लिवर हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाता है। लिवर हमारे रेड ब्लड सेल्स को नहीं बनाता, उल्टा लिवर जो है हमारे पुराने रेड ब्लड सेल्स को ख़त्म करने का काम कर रहा होता है। एक लिवर और दूसरा स्प्लीन, ये दोनों ही रेड ब्लड सेल्स को ख़त्म करने का काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा डिफेंस के बारे में भी लिखा हुआ है कि कुछ यहाँ पर मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं, हेपेटिक मैक्रोफेजेस, जो कि सेल्स को खाने का काम करेंगे। उनका नाम है कफर सेल्स। तो कफर सेल्स जो हैं वो साइनोसॉइड्स के अंदर, उन ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो लिवर के पास मौजूद होंगी लोब्यूल्स में, वहाँ पर फिर वो ख़राब जो पुराने सेल्स होंगे उन्हें खाने का काम करेंगी या जरासीमों को मारने का काम करेंगी।
उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो लिवर जो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स भी करता है, जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं अगर उनका टॉक्सिक इफेक्ट है तो उसे भी ख़त्म कर रहा होता है। या अगर कोई पॉइजनस सब्सटेंस वगैरह हमारे पास आ चुका है तो उसे भी डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है, जैसे कि इथेनॉल होता है या दूसरे अगर कोई टॉक्सिन्स बैक्टीरिया वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं जरासीम, तो उनको भी डिटॉक्सिफाई करने का काम होता है। कई सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनके काम करने के बाद वो अब गैर ज़रूरी होते हैं, जैसे इंसुलिन है वो अब काम कर चुका है, ग्लूकोज को मेंटेन कर चुका है, अब वो गैर ज़रूरी है। तो काफ़ी सारे ऐसे हार्मोन्स को भी इनएक्टिवेट करने का काम भी लिवर कर रहा होता है। तो इंसुलिन हो गया, ग्लूकेगॉन हो गया, कोर्टिसोल हो गया, या अल्डोस्टेरोन हो गया, या थायराइड हार्मोन हो गए, या सेक्स हार्मोन्स हो गए, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, तो उन्हें इनएक्टिव करने का काम भी ये कर रहा होता है। उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ हीट के बारे में भी बात बयान की जा रही है कि कई ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी तो उसके नतीजे में ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही होगी। तो हीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी ये हमारे पास लिवर हो सकता है। उसके अलावा स्टोरेज की बात करेंगे तो फूड के अलावा कई सारे विटामिन को भी ये स्टोर करता है। फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे ए, डी, ई, के, इन्हें भी स्टोर कर रहा होता है। और कुछ मेटेलिक आयंस जैसे हो गए आयरन, कॉपर, उन्हें भी स्टोर कर रहा होता है। और उसके अलावा कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन जैसे कि विटामिन बी के यहाँ पर नाम लिखे हुए, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पायरोडॉक्सिन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, तो इन्हें भी स्टोर करने का ये काम कर रहा होता है। अब यहीं पर लिवर से जुड़ी हुई कुछ बीमारियों के बारे में जिक्र किया जा रहा है। पहले लिखी हुई हेपेटाइटिस। हेपेटा लफ्ज़ जो होता है वो लिवर के लिए ज़ाहिर होता है, और TIS जब भी आता है तो ये मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर लिवर की इन्फ्लेमेशन हो रही है। अब कई सारी वजूहत है जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, यानी कि हमारे खुद के इम्यून सिस्टम के सेल्स जो हैं वो लिवर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, हेपेटाइटिस का वायरस भी होता है जो कि इस बीमारी को काज कर सकता है। कुछ टॉक्सिन्स हो सकती हैं, ड्रग्स हो सकती हैं, या अल्कोहल जो है ये भी लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करेंगे तो थकान होगी, फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, स्किन का कलर जो है वो येलो हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन होगा, और डार्क यूरिन और पेल स्टोन यानी कि पीले कलर का वेस्ट जो है बॉडी से रिमूव हो रहा होगा। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अगर इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है, यानी कि किसी जरासीम की वजह से, वायरस की वजह से अगर हेपेटाइटिस हुई है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फीवर होगा। याद रखिएगा, फीवर भी ये अलामत होती है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई जरासीम आ चुका है और वो नुकसान पहुंचा रहा होता है। फिर उसके बाद जिक्र किया जा रहा है जॉइंटिस के बारे में। जॉइंटिस को हम लोग पीलिया कह रहे होते हैं। पीलिया इसलिए क्योंकि हमारे स्किन का कलर जो है, या हमारी आई का कलर जो है, या हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर जो है वो येलोइश हो जाता है, वो पीला पड़ जाता है। हमारी स्किन का कलर, हमारी आइज़ का कलर ये येलो क्यों हो रहा है? ये बाइल रुबिन के ज़्यादा हो जाने की वजह से हो रहा होता है। जब ब्लड के अंदर बाइल रुबिन का तादाद ज़्यादा हो जाता है, इस कंडीशन को हाइपर बाइल रुबिनेमिया जो है कहा जाता है। तो बाइल रुबिन जो है असल में येलो पिगमेंट है जो कि रेड ब्लड सेल्स के टूटने से बन रहा होता है। असल में रेड ब्लड सेल भी नहीं, हेमोग्लोबिन के टूटने से जो है ये बाइल रुबिन बन रहा होता है। तो अगर हमारे लिवर के अंदर मिसाल के तौर पर रेड ब्लड सेल ज़्यादा ही मारे जा रहे हैं तो बाइल रुबिन भी ज़्यादा बनेगा। तो आमतौर पर हमारा जो लिवर होता है जब वो रेड ब्लड सेल्स को ख़त्म करता है तो साथ में बाइल रुबिन भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर बाइल रुबिन अभी भी ज़्यादा मौजूद है, इसका मतलब हो सकता है कि लिवर में कोई प्रॉब्लम आ चुकी हो। तो या तो लिवर में प्रॉब्लम हो सकता है, या हमारे रेड ब्लड सेल का कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से हमारे रेड ब्लड सेल बहुत टूटे जा रहे हैं। मलेरिया के अंदर या डेंगू बीमारी के अंदर भी ये हो सकता है कि हमारा स्किन का कलर जो है वो येलो हो जाए, और इसकी वजह यही होगी कि हमारा रेड ब्लड सेल जो है वो ज़्यादा ख़त्म होता रहेगा। तो गाल ब्लेडर का भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इनके साथ में मामला अगर होगा तो हमारे स्किन का कलर जो है वो ज़्यादा येलो हो जाएगा। अब जॉइंटिस के बारे में लिखा हुआ है कि ये कोई बीमारी नहीं होती, ये अलामत होती है कि कोई बॉडी के अंदर, इन पार्ट्स के अंदर, लिवर के अंदर, गाल ब्लेडर के अंदर रेड ब्लड सेल्स के साथ कोई मामला जो है जुड़ा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर पेनक्रियास का भी जिक्र किया जा रहा है, तो हो सकता है पेनक्रियास के साथ में कोई मसला हो तब भी जॉइंटिस जो है हो सकती है। तो अब हम लास्ट में पेनक्रियास के बारे में जिक्र करते हैं। पेनक्रियास स्टमक के बिहाइंड में लोकेटेड होती है और डुडेनम के साथ साथ जो है ये कनेक्टेड होती है। अगर हम बात करें पेनक्रियास के बारे में तो 12 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर का लंबा ये ट्यूब होता है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम करता है। एक्सोक्राइन के तौर पर ये एकिनर सेल्स जो हैं इसके मौजूद होंगी जो कि पेनक्रियाटिक जूसेस को रिलीज़ कर रहे होंगे, और एंडोक्राइन के तौर पर अल्फा और बीटा सेल्स हो सकते हैं जो कि इंसुलिन या ग्लूकागॉन को रिलीज़ कर रहे होंगे। अगर हम बात करेंगे पेनक्रियास के बारे में तो इसके अंदर भी कई सारे लोब्यूल्स मौजूद होते हैं, और लोब्यूल्स के साथ में जो है सीक्रेटरी सेल्स जो जुड़े होते हैं। तो लोब्यूल जो है उसके साथ फिर एक डक्ट जो है जुड़ा होता है, और फिर मुख्तलिफ लोब्यूल्स में से निकलने वाले डक्ट्स जो हैं वो आपस में जुड़ करके एक बड़ा डक्ट यानी कि पेनक्रियाटिक डक्ट जो है बन जाता है। और फिर पेनक्रियाटिक डक्ट इस पूरे पेनक्रियास के साथ में कनेक्टेड होता है। ये यानी कि एक पेनक्रियास मौजूद है तो यहाँ से एक पूरा पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो आ रहा होगा जो कि डुडेनम तक दाखिल होगा। तो डुडेनम से जाने से पहले ये जो है बाइल डक्ट को ज्वाइन कर लेता है, और
एक ओपनिंग जहाँ से ये कनेक्ट होते हैं दोनों साथ में, उसे हेप्टोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला जो है कहा जाता है। मज़ीद लिखा हुआ है कि डुडेनम के अंदर जब ये एम्प्यूला ओपन हो रहा होता है तो उसकी ओपनिंग को कंट्रोल करने के लिए स्फिनेस्टर्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हेप्टोपेनक्रियाटिक स्फिनेस्टर या स्फिनेस्टर ऑफ ओडी जो है कहा जाता है। स्फिनेस्टर ऑफ ओडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक साइंटिस्ट थे ओडी, जिन्होंने इन स्फिनेस्टर्स के बारे में हमें बताया था। मज़ीद अगर हम बात करेंगे तो एक्सोग्रान गिलेन के तौर पर ये पेनक्रियाटिक जूसेस को सीक्रेट करते हैं। उस पेनक्रियाटिक जूसेस के एंजाइम होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स को तोड़ने का काम कर रहे होते हैं, जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के में बस इतना ही था और हमारा वन शॉट भी यहाँ हुआ कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।